एक ऑप्शन ये है कि चिट भी चलाएंगे, राम जी आ गए हैं, और स्वेच्छा से भी कुछ लोग शेयर करें, है ना। तो कल दिन भर की उपलब्धि के रूप में क्या रहा, कल स्वेच्छा से भी उसको शेयर करें और चिट भी करेंगे। तो पहले स्वेच्छा करना है कि चिट करना है? स्वेच्छा से कोई आ रहा है? हाँ जी, माइक। नहीं, ऐसे हो जाए। नमस्कार। मैं एक घटना के रूप में एक चीज़ को शेयर करूंगा। जैसे जैसे दर्शन को समझने का प्रयास आगे बढ़ रहा है, वो घटना हमेशा मुझे ध्यान आती है। मेरे ख्याल से 2007 या 8 की बात होगी। सोम भाई का शिविर था मसूरी में, और उसमें एक व्यक्ति आए हुए थे विशेष आग्रह पे, सामदोंग रिम्पोछे। किसी ने नाम सुना है उनका? नहीं, हाँ। गणेश भाई का शिविर था। हैं? गणेश भाई का शिविर था। गणेश जी का था आपका? शिविर गणेश जी का था। आप भी थे शायद, मैं था मुझे उसमें। आपका ध्यान है। मैं था जी। तो सामदोंग रिम्पोछे, रिम्पोछे उनका नाम नहीं है, उनका पद है। बौद्ध परंपरा में सर्वोच्च पद दलाई लामा का है, उसके बाद दूसरे नंबर पे रिम्पोछे आते हैं, और उस समय वो तिब्बतन सरकार के प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो 7 दिन के लिए वो आए थे। मैं ये घटना सिर्फ इसे सुना रहा हूँ कि किसी दर्शन को समझने के लिए जो गंभीरता हो सकती है, जिस स्तर की हो सकती है, वो उसकी पराकाष्ठा मैंने वहाँ देखी। तो रिम्पोछे जी केवल बौद्ध दर्शन के ही विद्वान नहीं है, बल्कि तमाम भारतीय दर्शन और विश्व के जितने दर्शन हो सकते हैं, न केवल उन्होंने उसको पढ़ा है, बल्कि उसकी वो बहुत ऑथेंटिक व्याख्या करने की स्थिति में है। और साधना की जो भी हमने उच्चतर पोजीशन में किसी आदमी को देख सकते हैं, वो साधक, क्योंकि रिम्पोछे कोई वैसी पॉलिटिकल पोस्टिंग नहीं है, एक साधना के बाद आते हैं। और यदि आप उनके साथ समय बिताएं, हमको ऐसा संयोग मिला, तो पता चलता है कि एक साधक जब साधना की किसी स्थिति में पहुंचता है, तो उसके आचरण में किस तरह की स्थिरता आती है, किस तरह का एक बहाव आता है। उनके पास में बैठने से एक प्रकार की ऊर्जा ही आपको मिलती है। जो हमने सुना है, थोड़ा हमने उसको अनुभव किया है। तो 7 दिन वो बैठे, और जिसको अपनी भाषा में प्रकांड विद्वान बोलते हैं, जो भी आप सबसे ऊंचे दर्जे के विद्वान आप कल्पना कर सकते हैं, उस तरह की वो व्यक्ति हैं। तो क्योंकि शरीर उनका वृद्ध है, तो उनकी एक सीट निश्चित थी, जहां पर पीछे कुछ गद्दी वद्दी लगाई थी। तो अगर 9 बजे का समय है, तो वो 9 बजे वहां दिखेंगे, और अगर लंच के बाद 3 बजे का समय है, तो 3 बजे वहां दिखेंगे, और वो सुनना शुरू। और हम लोगों को ये उत्सुकता थी कि मतलब अब मजा आएगा, मतलब सवाल होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति उस परंपरा से आया है जहां मतलब इतना गहरा एक ज्ञान है उनके पास। और हम लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता और बड़ा उत्साह कि अब सवाल होंगे, और गणेश बागड़े जी का उत्तर देने का एक अंदाज। तो हमको तो इसमें भी बड़ा मजा आता था कि कई तरह के लोग वहां आते थे। तो रिम्पोछे जी ने 7 दिन तक कोई सवाल नहीं पूछा। वो आते, चुपचाप सुनते, और उसके बाद आप जिस तरह की शेयरिंग हम करते हैं, उस तरह की भी नहीं करते थे शायद वो। तो हमको लगा कि यार, इनको या तो मतलब दर्शन, या तो ये अपने दर्शन को कुछ बड़ा माने बैठे हैं, या ये हमको, या बागड़े जी कुछ समझा नहीं पाए। तो हमको थोड़ा उस रूप में निराशा हुई, जो हम थोड़ा वो जो संघर्ष देखने में मजा आता है ना एक समय में, कि वो एक मजा आता था। तो हमारा मजा तो खत्म जैसा हुआ। पर आखिरी दिन जब समीक्षा हुई, तो उनकी बारी आई। तो हमारे डायरेक्टर, जो सिद्ध के जो डायरेक्टर थे, पवन जी, उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया कि पवन, तुम्हारी इस पढ़ाई लिखाई ने क्या कर दिया है हम सब लोगों का हाल। तो बोला कि ऐसा नहीं है कि मेरे मन में सवाल नहीं उठे, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस दर्शन को पूरी तरह से स्वीकार। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरा स्वीकार कर लिया है, और प्रश्न पूछने का ये मतलब नहीं है कि मैंने इसे नकार रहा हूं। पर बोले, हमारी परंपरा में और भारतीय परंपरा में भी ये माना जाता है, श्रवण मनन निधि ध्यान आसन एक वो है कि पहले किसी को सुना जाता है, सुनने के बाद मैं अब इस पे जाकर के मनन करूंगा। मनन करने के बाद जब कोई सवाल आएगा, तो मैं सवाल पूछूंगा, तो दूसरे शिविर में आकर के मैं वो सवाल पूछूंगा। तो मुझे लगता है वो सवाल हमारे सामने तो मौका नहीं मिला, पर शायद वो फिर नागराज जी से उनकी मुलाकात हुई थी, जो उनके स्तर पर बातचीत हुई होगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं,
उसमें थोड़ा सा उसके बाद हमारा ध्यान गया, हमने फिर थोड़ा उनसे बात की प्रश्न को लेकर के। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बोली कि क्योंकि हम शिक्षक थे, बच्चे हमसे भी प्रश्न पूछते थे, तो कई बार हमको भी पता नहीं चलता था कि ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है। तो उन्होंने बोला, देखो प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है सभा में। कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा सिर्फ इसलिए प्रश्न पूछ लेता है कि उसको लगता है कि क्लास का ध्यान मेरी तरफ जाना चाहिए। जैसे मेरी क्लास में एक दिन एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर एक सवाल पूछना है। मैंने कहा क्या? तो पीछे गांधी जी की फोटो लगी थी कि गांधी जी नंगे क्यों हैं। उस समय तो मेरी जैसी मन स्थिति थी, मैंने उसको दो रखे क्योंकि इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उन्होंने, हमको बड़ा फायदा हुआ फिर बच्चों के साथ डील करने में। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। कई बार सभा की में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, और कई बार हमने उस टॉपिक को बहुत गहरे में अपने अंदर गुन लिया और अब कहीं पर कोई अटकाव आया, तब हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न की एक गरिमा बनती है। तो बस ये शेयर मैं इसलिए करना चाह रहा था कि मुझे याद आ गया। मैंने सोम भाई से इजाजत ली बकायदा, मैंने कहा मैं इसको शेयर करूं कि ना करूं। धन्यवाद। सामदाम रिनपोचे जी निर्वासित तिब्बत के प्रधानमंत्री होने के बावजूद किराए की गाड़ी से आए, है ना, और छुट्टी लेके आए। और उस बीच में एक अमेरिकन डेलीगेशन से मीटिंग होनी थी अमेरिका में, तो उनका एक डेलीगेशन तो उनसे पहले बात करने आया था, भी जो भी बात करनी होगी। तो उन्होंने सबको बता रखा था कि 1 से 3 में लंच होता है, बस उसी बीच में मिल सकते हैं, बाकी समय मेरा शिविर चलता है। तो एक सिंसियरिटी क्या हो सकती है। अभी हमको बड़े लोगों का मतलब है कि उस कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। बड़े आदमी का मतलब अभी ऐसा होता है, सब कुछ उसके अनुसार चलेगा। लेकिन वो भी किसी सिस्टम को स्वीकारते हुए और किसी चीज का सम्मान करते हुए चलता है। तो ये सज्जनता को बड़प्पन कहा जाए कि एरोगेंस को बड़प्पन कहा जाए। इसलिए हमारे घर की स्थितियां भी ऐसी हैं। जो सबको डांट ले, सबको गाली दे ले, वो बड़ा आदमी। इसलिए बच्चा भी वही करना शुरू करता है। तो घर का बड़ा छोटे वालों को डांट रहा होता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहन को डांट रहा होता है। मैं एक शिविर कर रहा था, उसमें एक बच्चा बोलता है, बच्चों का शिविर कभी कभी करता था पहले, तो छोटा बच्चा उठ के बोलता है, अंकल मेरे को गुस्सा बहुत आता है। ला, बेटी थी, लड़की थी, 7 साल की 8 साल की, कुछ तो भी रही होगी। तो मैं भी पूछ दिया क्यों आता है। उसने बहुत गजब का आंसर दिया। उसने कहा जब मैं गुस्सा करती हूं तो मुझको लगता है मैं बड़ी हो गई। नहीं, आदमी बड़ा तो होना ही चाहता है भाई। आदमी जब छोटा बच्चा रहता है, दूसरों का शरीर इतना बड़ा रहता है, तो उसके मन में काम रहती है कि मैं इतना छोटा क्यों हूं, तो मैं भी बड़ा होना चाहता हूं। फिर वो किसी को डांटते हुए देखता है, उसका मतलब इसका नाम बड़प्पन है, तो मैं डांट सकता हूं, तो दूसरों को डोमिनेट कर सकता हूं। ये बड़प्पन होने का दूसरे मेरी बात मानते हैं, ये बड़प्पन का मतलब है। तो दूसरा मेरी बात मानता है, मैं डांट सकता हूं, या मेरा प्रभाव कैसा चलता है, हर चीज नोटिस हो रही है। तो मैं दूसरों को हाँक सकता हूं, मैं दूसरों को नियंत्रित कर सकता हूं कि मैं स्वनियंत्रित हूं। मैं दूसरों के साथ चर्चा कर सकता हूं, उनको एक सही रास्ते पे चलने के लिए प्रस्ताव रख सकता हूं, संवाद कर सकता हूं, है ना। और लोग आपसे फिर संवाद करने भी आते ही रहते हैं। तो जब छोटा बच्चा जब शिविर में आता है तो इस बात को भी नोटिस करता है कि सब कॉपी पेन लेके बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वो चुपचाप बैठ के कॉपी पेन शुरू कर देता है, चाहे ऐसी ऐसे करेगा। तो संस्कार जो चीज है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, ऐसा वो दिल्ली वाला एग्जाम्पल कभी मेरे को याद आता है। एक दिल्ली स्कूल एजुकेशन में टीचर है एक मैडम, तो उन्होंने अपना शेयर किया कि उनका बच्चा उंगली पीता था और वो उससे बहुत दुखी थी, मतलब बड़ा हो गया था, दूसरी तीसरी क्लास में आ गया होगा। अब कक्षा 5 तक के मार्क्स तो मम्मी के मार्क्स होते हैं। तो मम्मियाँ साथ में बैठती हैं, रात को बच्चा होमवर्क करेगा, मम्मी साथ में बैठी रहती है, जगती रहती है। तो एक दिन रात को होमवर्क करते करते बच्चे की भी नींद लग गई, बैठे बैठे माँ की भी नींद लग गई। 1 बजे माँ उठी तो उसका अंगूठा मुंह में था। तो उसको देख के वो काफ़ी दुखी हुई, परेशान हुई। खैर उसको भी सुला दिया, सो गई।
सुबह उठी तो बहुत बच्चे से नाराज थी और बच्चे से बात नहीं कर रही थी। तो बच्चे ने नोटिस कर लिया कि ये मेरे से बात नहीं कर रही। तो बार बार पूछे क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि ऐसा होता रहता है घर में, जब जब गुस्से होती है वो बात नहीं करती। वो पूछे तो उसने ज़्यादा पूछा तो एकदम फट पड़ी और रो के बोली कि आज के बाद तुम अंगूठा मुंह में लोगे तो मैं मर जाऊंगी। अब वो बात आई गई हो गई। अब कुछ दिन बाद माँ ने नोटिस किया कि अब लगातार वो हाथ पकड़ के रखे हुए है, ये हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब बोले वो अंगूठा छूट गया, तुम नई आदत पकड़ ली, अब तुम हाथ पकड़ रखे हो, हाथ क्यों पकड़ते हो? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। ज्यादा पूछा तो वो रो दिया बोले अंगूठा मुंह में जाएगा तू मर जाएगी मतलब बच्चे ने स्वीकार लिया कि अंगूठा मुंह में जाएगा तो मां मर जाएगी। इतना गहरा असर है। तो यदि इतना गहरा असर है सामान्य बोलने का, तो कहाँ जरूरत है हमको डांटने की, मारने की, जोर से बोलने की? इसका मतलब है कि हमारे पास वो सही आचरण नहीं है जिसको देख के वो खुद उस आचरण को पा जाता। हम टीवी देखेंगे तुम पढ़ो, या हम बड़े चाय पियेंगे तुम मत पियो, बच्चों के पीने की चीज नहीं होती है। या शाम को घर में बाटली खुलेगी और जाओ तुम लोग दूसरे कमरे में जाओ। कितनी बार बच्चों को हम ऐसा बोल देते हैं कि जाओ तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम लोग बाहर बैठो। तो उस समय उसको कैसा लगता होगा? तो उसको समझ आता है लोग चुगली चुगली खेलते हैं, और क्या करोगे? तो फिर इस बात पे बहुत ध्यान चला जाता है कि वाकई में जितनी मेहनत करके हमने अपने घरों को सजाया है, जितनी मेहनत करके हमने पैसा कमाया है, वो भी इसलिए कमाया है कि हमारे फैमिली, हमारा परिवार आराम से रहे। लेकिन आराम से रहने का जो असली भाग है वो भाव और विचार है। तो यदि हमारे घर में बच्चा आ रहा है तो उसके स्वागत की तैयारी क्या हो, है ना? तो कपड़े, लैपटॉप और टेबल और खाना और पीना ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन घर में क्या हो, घर में बातचीत का करने का तरीका कैसा होगा, घर में आपस में बैठ के चर्चा करने का तरीका, किसी बात पे असहमति होगी तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका कैसा होगा, है ना? तो उसके आने के पीछे, उसके अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मतलब पहले भी अपन चर्चा की है कि 3 बार आदमी जिंदगी में विद्यार्थी बन जाता है। एक बार जब पैदा होता है तो नेचुरल विद्यार्थी होता है, उसके मन में क्वेश्चंस होते ही। जब एक बार माँ बाप बनता है उस समय फिर से वो विद्यार्थी हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे, जो मेरी ज़िंदगी में रही, तो मैं सब कुछ सीख लूँ। जब हमारे बच्चे बायोलॉजिकली माँ बाप बन रहे होते हैं, समझदारी होगी तो इमोशनली माँ बाप बन रहे होते हैं, तो उनके माँ बाप, दादा दादी फिर से भावनात्मक रूप में माँ बाप बन रहे होते हैं। हम फिर से माँ बाप बनते हैं और उस तरह से घर में दादा दादी जिसको कहा जाता है वो भी माँ बाप बनते हैं, भावनात्मक रूप से माँ बाप बनते हैं। और सही अर्थों में अब उनकी योग्यता है कि वो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाए, क्योंकि अभी जब बच्चों की शादी हो रही है वो खुद ही बच्चे होते हैं। लेकिन ये जो बच्चों के माँ बाप हैं ये उस दौर से गुजर गए हैं, उस आवेश से गुजर गए हैं। अभी जिनकी शादी हुई है वो बोलते हैं हमको एंजॉय करना है, बच्चा कह रहा है कि मेरा क्या होगा, कहते तू सो जा। तो बच्चे को अपनी जिंदगी की तलाश है और आपको लगता है कि शादी का मतलब एंजॉयमेंट है। ये जो बच्चे ना लाने का भी कारण है वो यही है। कहीं ना कहीं हमारी मानसिक तैयारी उस बात के लिए नहीं है, हमारी मैच्योरिटी उस जिम्मेदारी को वहन करने की नहीं है, या उस जिम्मेदारी के पीछे हमको लगता है बच्चे ही तो आने हैं, बच्चे दुनिया में ऐसे ही बहुत घूम रहे हैं। तो उस बात की गहराई, शादी का कोई क्लैरिटी, कोई पर्पस, उसकी गहराई हमारे पास नहीं है। हमारे लिए मतलब सामान्य समाज में शादी जो है सेक्स के लिए सोशल लाइसेंस है। तो बहुत हल्के में हमने चीज़ों को लिया है और परिवार में वैसे ही उसी तरह की मान्यताएं हैं, तो कोई खास बात है नहीं। तो मुझको लगता है कि शायद यदि जिंदगी का मीनिंग हमारे पास में होगा तो परिवार अपने आप में एक जागृति का केंद्र है। परिवार भोग का केंद्र नहीं है, परिवार खाने पीने की जगह नहीं है। एक बच्चे को एक आचरण पूर्वक जीता हुआ एक बड़ा व्यक्ति अपने परिवार में ही दिखेगा तो उसको भरोसा होगा। बच्चे को 3 ही लोगों पे भरोसा हो पाता है, माँ बाप और टीचर। और जिस दिन इन 3 लोगों पे भरोसा उठ गया उसका संसार से भरोसा उठ जाता है कि कोई काम का नहीं। तो मुझको लगता है कि यात्रा ही है, प्रोसेस ही है। एक समय था हम लोग गरीबी से निकले तो हमने बहुत जम के मेहनत किया, पैसा कमाया, अपने परिवार में सुविधाओं की कमी को दूर किया।
अब एक पॉइंट पे हम पहुंचे हैं कि सुविधा की कमी तो दूर हो गई है, लेकिन जो भावनात्मक कमी दिखाई देती है, वास्तव में यहाँ पहुंच के पता चला है कि घर तो अभी भी नहीं बस रहा है। तो अब एक दूसरी कोशिश है कि भावनात्मक रूप से हम कैसे संपन्न हो जाएं, सही अर्थों में हम कैसे मैच्योर हों, शादी के लायक हो रहे हैं तो शादी की योग्यता हम में कैसे आए, हम में कोई कमी रह गई है तो अगली पीढ़ी में वो योग्यता कैसे। परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है, रातों रात नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे ध्यान में आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे अगले 20 साल में उसको ठीक कर लेंगे। देखिए, दर्शन की अपनी एक यात्रा है, विचार की अपनी एक यात्रा है। तो दर्शन की अपने भीतर यात्रा के लिए कम से कम 10 साल का समय दें। इसको ऐसा मान के ना चलें कि हफ्ते में कुछ हो जाएगा, और है ना, सिंसियरिटी के साथ आप लगेंगे और जिसको सही मायने में खुश होने लायक कोई रिजल्ट आप बोलोगे तो 5 से 10 साल का समय, कोई खास बात नहीं। हजारों साल की जिंदगी में 5-10 साल क्या एक क्षण जैसा है। शरीर के आधार पे हमको अभी समय गिनने की आदत है, और टेक्नोलॉजी के टाइम में हम बहुत फास्ट हो गए हैं, इसलिए कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा, लगातार इधर से उधर जा रहे। तो खूब बढ़िया, बहुत सुखद। ऐसी सभाओं का बहुत एक बड़ा मीनिंग ये भी है कि हमको एक जैसे सोचने वाले लोगों के साथ 8 दिन रहने का मौका मिलता है, ये अदरवाइज उपलब्ध नहीं। मतलब शिविर में जो कंटेंट है वो अपनी जगह है, लेकिन एक अच्छे वातावरण में, मतलब आज यदि सबसे कीमती चीज वो कोई है तो वो अच्छे लोगों का संग है। साथ रह के हमको एक दूसरे के साथ कुछ फील होता है, कुछ देख के कुछ एहसास होता है, और अपने भीतर में वैसे ही कुछ अरमान जगते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम समाज के शिविर का मतलब ही है कि वही लोग चुन के अपने आप पहुंचते हैं जो उस तरह से सोच रहे होते हैं, और इसमें से भी फिल्टर होके वो लोग आगे जाते हैं जो अध्ययन के लिए आगे जाएंगे, वो इसमें से फिल्टर हो जाते हैं। तो फाइनली अध्ययन की जगह में वही लोग पहुंच रहे हैं जो और एक किसी अच्छी गहराई के साथ। तो सार बात इतनी ही है कि यदि दूसरे की गाड़ी और मकान देख के मेरे को अच्छा गाड़ी और मकान बनाने की इच्छा हो गई है, तो दूसरे की अच्छाइयां देख के भी मेरे को अच्छा बनने की इच्छा क्यों नहीं होगी। तो जो कुछ हो रहा है गलत नहीं हो रहा है, प्रोसेस है, और मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। किसी एक चीज के बारे में सोचता है कि इसको पाके सुखी हो जाऊंगा, उसको पा लेता है तो उसकी औकात समझ में आ जाती है, आगे बढ़ जाता है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई गलतियां कर दी है उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही प्रोसेस है। बढ़िया, आपकी बारी है। मैंने अपना प्रतिवेदन दे दिया। हाँ जी, बोलिए, कल की उपलब्धि क्या रही? राम जी, देखो आप नहीं बोलोगे तो हमारे पास सिस्टम है। प्रणाली, चलो भाई, प्रणाली। प्रणाली बेन। हेलो, सभी को नमस्ते। अभी ब्लैंक हो गया, क्या बोलना है? देख लो, है ना, जब माता पिता बनोगे तो क्या हाल होने वाला है। वही सोच रही थी। ऑप्शन नहीं है बेटा, जम के लगाओ 12 घंटे। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना तो नींद गायब हो जाती है, खाना भी भूल जाते हैं, वैसे ही एक बार लगना होगा। मन मेरे अनुसार चलेगा कि मैं मन के अनुसार चलूंगा। एक बार ये पहचान लेना भर है कि ये मेरे लिए काम की चीज है, उसके बाद मन की ऐसी की तैसी। उसके बाद तो उसको काम पे लगाओ और अपने लक्ष्य को अपने को पाना है। मन के अनुसार अपने को यूज नहीं होना है, मन को अपने को यूज करना है। अभी जो एक ट्रेंड चल गया है ना, है ना, कि मन जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, अच्छा लगेगा नहीं, आपको मन आपको पागल बना देगा। तो अच्छा लगने में जाना है कि अच्छा होने में जाना है? अच्छा लगने के लिए काम करना है कि अच्छा होने के लिए काम करना है? अच्छा होने के लिए काम करना है तो चाहे अभी 5 साल हमको मेहनत करना होगा, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी मौज में। ऐसा चलो, बोलो। हाँ, तो 2 दिन पहले जो भैया ने अपने बच्चों के बारे में जो शेयरिंग की थी,
तो तब से मेरा वो, मैंने सुरेश अंकल के साथ भी बात की थी कि अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फील हो रहा है कि आगे जाके अभी से करना पड़ेगा वरना नहीं हो पाएगा। तो ये अध्ययन में जाने की प्रोसेस में अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो नहीं कर पा रही हूँ जितना मैंने जब मैं शिविर खत्म होते होते ये सोचती हूँ कि ये घर पे जाके करना है, इतना इनपुट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, 2-3 सालों में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। गुड। हाँ तो हाँ, मतलब समस्या आएंगी, रोने गाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंसू भी एक बॉडी में एक बनी हुई चीज है, आप खर्च करते रहो, नया बनता रहता है, वो भी अपने घर का प्रोडक्शन है। तो रोना गाना जिंदगी का कोई सॉल्यूशन नहीं, समाधान ही एकमात्र सॉल्यूशन है। नहीं तो रोने गाने वाली ऊर्जा को समाधान के अर्थ में लगाया जाए, तुरंत आंसू पहुंचा जाए और इसका ये पहचाना जाए कि हाँ, ये समाधान की कमी है और समाधान के लिए अपने आप को इन्वेस्ट किया जाए। पीड़ा पात्रता बन जाए, यही काम है। बढ़िया बढ़िया, बोलो बोलो। तो वही मेरी योग्यता और पात्रता बढ़ाने की कोशिश जारी रखनी है। और कल जो कंटेंट, जितनी भी बार वो जीवन खुलता है ना, उतनी बार बहुत ही ज़्यादा वो अंदर छू जाता है और उतनी बार ही नयापन लगता है। हर बार कोई नए एंगल से सोच पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब सुना था तब वो आप जो बोल रहे तो आधा तो ऊपर से ही जाता है और वो कहीं पे सोचने लग जाते हैं तो फिर 2-3 वो डॉट्स नहीं मिल पाते। तो इस बार ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुन पाते हैं, जो आप सुनना बोलते हैं वो सुन पाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि सुनने के बाद अब आप बोलो, तो फिर ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन 2 सेकंड के बाद फिर से वो जो आपने बोला है वो मैं अपने आप में बोल पाती हूँ। तो ये मैं चेंज देख पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, गुड गुड। हाँ जी, कोई स्वेच्छा से आ रहा है? हाँ जी, गुड, आइए। देखिए, 2 ही तरीके हैं, या तो लोग स्वानुशासन पूर्वक जिए, नहीं तो नियंत्रित किया जाता है, या तो स्वानुशासन नहीं तो शासन। सभी को नमस्ते, मेरा नाम इंदु है और मेरा कल की चर्चा से जो खुला है ये शरीर और मैं को लेके, जो शरीर की आवश्यकता है वो अलग है और मैं तो फिर बिल्कुल ही अलग है। एक जिंदा रहने के अर्थ में है, एक जीने के अर्थ में है। तो मतलब हम आम भाषा में भी हम जो बोलते हैं ना अपने बच्चे को, जब आपस में वो लड़ते हैं या कुछ, तो हम बोलते हैं कि इंसान बन के रहो, ऐसे क्यों लड़ रहे हो, ऐसे क्यों झगड़ रहे हो। तो मतलब मेरा कल की चर्चा से यही ध्यान गया कि मानव का तो मतलब पता ही नहीं था कि मानव है क्या चीज़, और हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि इंसान की तरह, मानव की तरह रहो, लेकिन मानव था क्या ये तो पता ही नहीं है। और मानव का जब खुला कि मनाकार से का वो से उसके और क्या नाम बोलते हैं, मनाकार को साकार करने वाला, मनाकार को साकार वो करना, और मन सस्तता का आशावादी और प्रमाणित करके जीता है जो वो मानव है। तो मेरा कल की चर्चा में सिर्फ यही एक ध्यान गया कि बच्चे को बार बार बोल के हम बोलते हैं मानव बनो, पर मानव है क्या पता नहीं, कुछ नहीं पता कि मानव क्या है, खुद को नहीं पता तो बच्चे को कैसे समझाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो ये न्याय, धर्म और सत्य का जो ये खुला है, धर्म मतलब यही होता था कि धर्म का मतलब है कि पूजा पाठ और ये सब करना धर्म है, और न्याय का मतलब तो सिर्फ सीधे यही पता था कि कोर्ट में ही होता है जाके, और वो वहाँ भी नहीं होता, वहाँ भी नहीं मिलता है। तो इन 3 चीज़ों की जो क्लैरिटी आई है कल, तो उससे थोड़ा सा कुछ खुला है, बस ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़ा सा खुला है। तो यही कहना चाहते। गुड गुड। देखिए, कल जो हमने मानव की परिभाषा पे चर्चा की है, तो अभी तक हमारा मैनेजमेंटल साइंस उसको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में पहचानता है, मानव संसाधन मंत्रालय ही था। 1990 तक 91 तक ये शिक्षा विभाग था। फिर 1991 में उदारीकरण और ये सब शुरू हुआ, तो शिक्षा विभाग का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। और फिर हम पिछले कई सालों से सब शिविर करते करते इस बात पे चर्चा करते ही रहे हैं कि मानव साधन और मानव में क्या फ़र्क है।
तो साधन वो है जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है, मानव वो है जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करता है। ठीक। ओए होए, कहाँ से आया? हरियाणा से आया है? हरियाणा से आया तो फिर जरूर बोलेंगे। अभी तो हरियाणा आ रहा हूं मैं, नवंबर में हिसार आ रहा हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि साधन की परिभाषा है, पेन को प्यार से रखो, है ना, इसको फेंक के मारो, इससे पेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन के उपयोग को हम सुनिश्चित करते हैं, पेन के उपयोग को पेन सुनिश्चित नहीं करता है। तो इस सेंस में ये कह रहे हैं कि साधन वो है जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है। इसलिए पेड़ पौधे भी मेरे लिए साधन है, मेरे जिंदा रहने के अर्थ में। तो साधन वो है जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है, मानव वो है जिसके उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करता है। यदि मानव के उपयोग को दूसरा सुनिश्चित करता है तो आप मानव हैं कि नहीं हैं, इस पे विचार करने की जरूरत है। तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि हमारा पूरा मैनेजमेंटल साइंस जब मानव को एचआर बोलता है, ह्यूमन रिसोर्स बोलता है, और हम मंत्रालय के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाते हैं, इसका मतलब इतना ही है कि हम फैक्ट्री के लिए लोग तैयार करते हैं, हम फैक्ट्री के लिए मशीन तैयार करते हैं, एक मशीन को चलाने की मशीन तैयार करते हैं। आदमी, इसलिए आदमी को यूज करना ही होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आदमी को मशीन की तरह यूज किया जाए, इसका नाम मानव संसाधन है। तो ये चर्चा हम तो कई साल से कर ही रहे हैं। तो फिर हम बोलते थे कि मानव संसाधन मंत्रालय होगा कि मानव चेतना विकास मंत्रालय होगा। भाई, मानव में चेतना विकास की जरूरत है, तो स्किल मानव के लिए कोई पहाड़ नहीं है, मन बनने की बात है। जिसका जिस स्किल के लिए मन बन जाता है, ये तमाम दुकानदारी बिना मतलब की है, हायर एजुकेशन मैक्सिमम किसी काम का नहीं, केवल हमारी जिंदगी के 4-6 साल ले लेता है, बढ़िया पैसा ले लेता है ना। इसलिए आप देखोगे हायर एजुकेशन का पिरामिड बुरी तरह से गिर रहा है, और शादी करने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, उस चक्कर में पड़ना पड़ता है। नहीं तो शादी नहीं होती ना, झंझट ही है। तो भारत में कम से कम अच्छी बात है कि फर्जी डिग्री मिल जाती है, तो इस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये तो मानवीयता की बात है ना, मैं इसको खराब नहीं मानता। पूरी एजुकेशन ही फर्जी है, तो कम से कम उसने मेरे 4 साल तो खराब नहीं किए, इतना तो मानवीय आचरण कर रहा। तो संयोग ऐसा बना कि मनीष सिसोदिया 2007 से शिविरों में आते रहे, तो उनको बात बहुत जोर से लग गई। इधर नंद कुमार जी एक हमारे छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सेक्रेटरी रहे, छत्तीसगढ़ में हम थे तो उनके साथ काम कर रहे थे, उनको बात जोर से लग गई। तो ये दो लोग जब देश में सारे शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग होती है और सारे उसमें एजुकेशन सेक्रेटरी साथ में रहते ही हैं, तो इन्होंने वहाँ इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। तो एक बार मनीष भाई ने उसको रखा, नहीं नंद कुमार जी ने उसको रखा कि देखो मेरा बेटा ना अब इंजीनियर हो गया है, तो वो मेरा बेटा है कि संसाधन हो गया है ना। तो मेरा बेटा रहेगा, चाहे वो इंजीनियरिंग करे चाहे मत करे, चाहे पढ़े या मत रहे, वो संसाधन कैसे हो सकता है, वो किसी के लिए संसाधन कैसे हो सकता है। तो ये डिबेट काफी चलती रही और लोगों को काफी छुई, और जिस तरीके से ये लोगों तक गई तो मैं नहीं जानता किसका असर है, कैसा असर है, लेकिन फाइनली चलिए सद्बुद्धि आई और उसको वापस शिक्षा विभाग किया गया। तो अभी शिक्षा विभाग को, अभी मानव संसाधन मंत्रालय को वापस, है ना, शिक्षा विभाग में चेंज कर दिया गया। तो कहने का आशय यह है कि यदि हमारी मानव के बारे क्लैरिटी नहीं बनेगी, तो इसका मतलब है कि पशु भी भय भोजन प्रजनन के लिए साथ में रहते हैं। हम चाहे अमेरिका में रहें, चाहे हम दिल्ली में रहें, हम भी भय भोजन और प्रजनन के लिए साथ में रहते हैं। तो जीने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं कर पाए हैं। कल्पनाशीलता की वजह से हमने कपड़े पहन लिए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। मानसिकता के रूप में देखोगे तो वही मानसिकता है, भय भोजन और प्रजनन। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि विवाह वंश विधि के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता है। मानव का शरीर वंश विधि है, मानव वंश विधि नहीं है। इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में पहचाना गया। तो मानव वंश परंपरा नहीं है, मानव ज्ञान परंपरा है।
तो मानव के इस धरती पे एग्जिस्ट करने के लिए यदि मानव ज्ञान संपन्न नहीं होगा तो वो खुद भी मरेगा और सबको मारेगा। ना ये धरती रहने के लायक बचेगी, ना ये समाज रहने के लायक बचेगा। इसलिए अब ये क्लैरिटी बनती है कि मानव ज्ञान परंपरा है। ज्ञान परंपरा का मतलब है कि वो ज्ञान पूर्वक सुखी होता है। ज्ञान पूर्वक सुखी होने का प्रमाण है कि वो न्यायपूर्वक मानव के साथ में जी पाता है। तो दो ही बातें हमने शिविर के शुरू में बोर्ड पे लिखी थी, अभी भी बोर्ड पे लिखी हुई हैं। तमाम धर्म, अध्यात्म और तमाम विज्ञान के बावजूद दो चीजें शेष हैं। अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता, ये हमारे पास नहीं है। हमने अपनों से दुख पाया है ना, हम टूटे हैं तो अपनों से टूटे हैं, और ताकत पाए हैं तो अपनों के बीच पाए हैं। तो एक क्लैरिटी हमारी ये बने कि मानव के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता हमको आ जाए। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता हमारी इकोनॉमिक्स में 10 PhD करने के बाद नहीं बनती। ठीक, इसलिए ऊपर वाला माला खाली रहता है। हम कुल मिला के किसी की जिंदगी कॉपी करके जीते रहते हैं और अपने आप को बड़ा आदमी मानते रहते हैं। माइक से बोलना आ गया तो हम बड़े आदमी हो जाते हैं, कोई पद मिल गया तो हम बड़े आदमी हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ गया तो हम बड़े आदमी हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि इसमें आदमी नाम की कोई चीज नहीं है। तो धीरे से जमीन पकड़ने की बात है, तो विशेष होने की बात है कि सामान्य होने की बात है ना। विशेषता ही हमारा बोझ है। तो अब सामान्य होने की बात इतनी है कि इस देश में अभी किसी के मोबाइल पे 10 लाख 10 करोड़ अनुयायी हो जाएं, ये आसान काम है, ये मुश्किल काम नहीं। एक छत के नीचे अपनों के बीच शिकायत मुक्त होकर जिया जा सके, ये धरती का सबसे बड़ा काम है। एक छत के नीचे अपनों के साथ शिकायत मुक्त होकर जिया जा सके, ये धरती का सबसे बड़ा काम है। सारा धर्म, सारा ज्ञान, सारा अध्यात्म, सारा विज्ञान मिला के यदि यहां पहुंच सके तो ज्ञान का प्रमाण है। तो स्वांत सुखाय कोई चीज है या भोग के लिए कोई वस्तु है जो कि सामाजिक तो नहीं हो पाई है। तो कल दिन भर की चर्चा में जो एक मुख्य पड़ाव हमने पार किया है कि जीवन को हमने और थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश की है। देखो, कल की चर्चा में ये निकल के आ गया कि जीवन एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म इकाई के रूप में, पुंजाकार रूप में शरीर को चलाता है। और आप जब बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको उस बात पे ध्यान चला जाएगा। जैसे दिल्ली में अपू घर हुआ करता था, है ना, वो जो बड़ा वाला झूला रहता है गोल वाला, या एक वो नाव रहती है ऐसे ऐसे जाती है ना। कौन कौन बैठे हैं उसमें? बैठे ना, पुराने वो झूले लगा करते थे। तो जब शरीर ऊपर से नीचे आता है तो शरीर कौन से नियम से नीचे आएगा? ग्रेविटेशन के नियम से। और जीवन कौन से नियम से नीचे आएगा? उस पर तो ग्रेविटेशन लागू होगा नहीं क्योंकि भारहीन वस्तु है। तो वो कौन से नियम से नीचे आएगा? जब झूले में बहुत ऊपर से नीचे आते हैं तो कैसा लगता है? कहाँ लगता है? पेट में से कुछ निकल जाएगा ऐसा लगता है, तो पेट पकड़ लेते हैं अपन, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? और यदि रोज उसी झूले में झूलेंगे तो होगा, और रोज करेंगे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब इतना ही है कि जीवन इच्छा विधि से शरीर के साथ है। जीवन मात्र इच्छा विधि से शरीर के साथ है, और जीवन और शरीर साथ में होते हुए भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। वो बात तो अपन पहले किए हैं। तो कुल मिला के जीवन शरीर के साथ, शरीर की कोशिकाओं के बीच के स्पेस से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली गुजरते हुए पुंजाकार स्वरूप में बना रहता है। और जब ऊपर से नीचे गिरा तो शरीर जिस तेजी से नीचे गिरा, जीवन को इसका प्रैक्टिस नहीं है। तो शरीर ज्यादा तेजी से गिर गया, जो भी मिसमैच हुआ वो पूरे शरीर को झंकृत कर देता है। ऐसा सोचने की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी स्किल हैं वो जीवन और शरीर का संगीतमयता है। जैसे किसी को डांस करते हुए देखते हैं, स्टेप्स हमारे चित्रण में तुरंत आ जाते हैं, लेकिन मैं डांस करता हूं तो कुछ और ही होता है। ठीक, फिर क्या होता है? फिर मैं प्रैक्टिस करता हूं। प्रैक्टिस क्या चीज है?
जीवन ने जो स्वीकार लिया है शरीर वैसा ही परफॉर्म कर दे, इसका नाम प्रैक्टिस है ना। ऐसे बच्चे की उंगली पकड़ के लिखवाते हैं तो क्या क्या करवा रहे, जीवन और शरीर को प्रैक्टिस करवा रहे। जीवन और शरीर का तदाकार का, जीवन और शरीर तदाकार होता है प्राकृतिक विधि से, लेकिन जीवन शरीर के साथ काम करता है स्किल वाले पार्ट में प्रैक्टिस विधि से। व्यवहार भाग में प्रैक्टिस काम नहीं आती। आपको कहा जाए जब भी गेस्ट आएगा आप चेहरा यहां से 1 इंच ऐसे खोलना, इसका नाम मुस्कुराना होता है ना। ये तो अच्छी बात है कि पूरे वर्ल्ड में जब चेहरा ऐसे जाता है तो इसका नाम मुस्कुराना होता है, जब ऐसे जाता है तो इसका नाम रोना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन ऐसे करता है तो इसका मतलब रोना होता है। तो इतना कम से कम कंफ्यूजन नहीं। तो इसका मतलब है कि चाहे मैं बोलना सीखता हूं, कि मैं चलना सीखता हूं, कि मैं तैरना सीखता हूं, कि मैं लिखना सीखता हूं, कि मैं डांस करना सीखता हूं, सब कुछ क्या है। देखो पशु के शरीर में भी 70% पानी है, मानव के शरीर में भी 70% पानी है, और प्रकृति के नियम के अनुसार दोनों को डूबना नहीं चाहिए। पशु को कोई तैरना नहीं सिखाता है, आराम से तैरता है, और आदमी डूब के मरता है। क्या चीज है तैरना, क्या चीज है, क्या प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस। शरीर को उस विधि से पानी में बनाए रखना, जैसे बिना हाथ मारे भी केवल लेटे हुए भी पानी में पड़े रहेगा फिर भी डूबेगा नहीं। तो वो कौन सा प्रिंसिपल था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ना। आर्किमिडीज का था ना कि एक वस्तु जितना पानी हटाती है और उतना है ना। तो एक शरीर का पूरा वॉल्यूम पार्ट को कैसा शरीर में सेट करना है कि वो जितने पानी को हटाएगा उतने पानी का प्रेशर उसको बनाए रखेगा, केवल उस एंगल में सेट करना है। इसका नाम सीखना है। जैसे साइकिल चलाना, रोटी बनाना सीखना और साइकिल चलाना सीखने में क्या फर्क है। रोटी गोल करना शुद्ध ज्ञान भाग, शुद्ध प्रैक्टिस भाग है, लेकिन साइकिल चलाने सीखने में ज्ञान भाग आ जाता है। क्या साइकिल चलाना सीखना नहीं है, केवल उस पॉइंट को पहचान लेना है जहां वो बैलेंस पॉइंट है। इस पॉइंट को पहुंचाने में कोई 2 मिनट लगाएगा और कोई 2 महीने लगाएगा। जिस क्षण वो पॉइंट पहचान लिया उसके बाद साइकिल आ जाती। उस पॉइंट को बस आदमी पहचानता है। तो इन सारे क्रियाकलाप में देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि जीवन शरीर को चलाता है, और एक बच्चा, जीवन एक बच्चे के लिए चलने से लेके, बोलने से लेके, लिखने से लेके, तमाम जितने भी संगीत सीखने से लेके जितना भी क्रियाकलाप है, जीवन में कोई चीज स्वीकार हो जाती है, शरीर से उसको वैसे ही परफॉर्मेंस देना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस नाम की चीज आती है। इसीलिए जब स्पेस शटल ऊपर जाता है ना तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर उठता है। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर की स्पीड आ गई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भाई 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 3600 है 4 लाख, 4000 आएगा। 3200 इंटू 10, हाँ, एक घंटे 1 आवर किलोमीटर पर आवर, तो लगभग है 36, हाँ मेरे को 40,000 आ जाएगा, 40,000। हमारा एरोप्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर नहीं चलता है, 800 के आसपास ही चल पाता है। तो 800 किलोमीटर पर आवर से हमारा एरोप्लेन चलता है, और 2500 किलोमीटर पर आवर से सुपरसोनिक चलता है। सुपरसोनिक फाइटर जेट लगभग वो आवाज की गति को क्रॉस कर जाता है। इससे अधिक स्पीड हमारे पास अभी नहीं है। और 40,000 पर किलोमीटर की स्पीड के वाहन में आदमी बैठ के जाता है। एक बार आग लगा दिया बत्ती है ना, उसके बाद जो सीधा उठता है ना। और भाई साहब, यदि उस व्यक्ति को उतनी स्पीड का प्रैक्टिस नहीं है, यदि उसमें जाने वाले व्यक्ति को 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का प्रैक्टिस नहीं है, तो पता चला
जीवन वहीं रह गया, शरीर लेके रॉकेट गया। हाँ, दिवाली का वैसे ही जाता है। हाँ, वो मेरा काम हो गया। तो इसका मतलब है कि 6 महीने उसको उस गति का प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि उस गति की प्रैक्टिस में जीवन और शरीर का तादात्म्य बना रहे। जीवन और शरीर का इच्छा विधि ठीक है, पर उसकी आदत ही नहीं है ना। वो तो इच्छा, तो तब तक इच्छा सोच रहा है, तब तक तो उड़ गया। तो ऐसे तमाम चीजों में हमारा ध्यान इस बात पे जाता है। जैसे जो ऊंची बिल्डिंग से कूद के लोग मरते हैं, तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देती है कि ये गिरने के बाद मरा है कि गिरने के पहले मरा है ना। क्योंकि जब जिंदा आदमी मरता है तो हड्डियां अलग तरह से टूटती हैं, और जब मरा हुआ आदमी नीचे गिरता है तो हड्डियां अलग तरीके से टूटती हैं। तो मैक्सिमम लोग जो ऊंची बिल्डिंगों से कूद के नीचे गिर रहे हैं, वो गिरने के पहले मर चुके हैं। क्यों? जीवन देख लिया कि ये बहुत बुरी मौत होने वाली है, पहले ही छोड़ के भाग गया। तो बीच में ही बाईपास मार दिया। बढ़िया। तो 1 मिनट और पूरा कर दूं। इसका मतलब इतना ही हुआ कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, और पुंजाकार रूप में मैं शरीर को चलाता हूं, और पुंजाकार रूप में जैसी मेरी शक्ल है, और चश्मा जिंदगी भर लगाया है, और कुर्ता पजामा जिंदगी भर पहना है कि पैंट शर्ट पहना है, तो शरीर मरने के बाद ये ऐसे ही दिखाई देता है, और पहचान में आ जाएगा ये अशोक भाई है। तो जीवन है ही, वो एक रियलिटी है। शरीर छोड़ते समय जो भी मेरे भीतर स्वीकार हो गया, जिस तरह का शरीर चलाना है, और जो भी मैंने सारी जिंदगी बहुत पैसा कमाया और लास्ट में पता चला है कि यार कुछ हाथ में नहीं आया, तो ये निरर्थक चीज हो गई। यदि ये निष्कर्ष लेके चला गया तो अगली शरीर यात्रा में पैसे का प्रभाव उस पर नहीं रहेगा। और एक आदमी अपनी सारी जिंदगी जोर लगा ले, वो पैसे के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है, या इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है, या किसी मोह के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि जिसने जो क्लास पूरी कर ली एक शरीर, तो हमारी सारी शरीर यात्रा किस बात की है? हमारा सारा शरीर यात्रा, या ये पूरा धरती, पूरा प्लेनेट एक लर्निंग स्कूल है, जहां जीवन एक शरीर के रूप में एक शरीर चलाना शुरू करता है, और अपनी चेतना के किसी एक स्तर से एंटर करता है, और चेतना को पूर्ण करके वापस ना कहाँ जाएगा, फिर बिना शरीर के रहेगा। तो मेरी सारी जर्नी इस बात की है कि चेतना की विकास के रूप में मैं कितनी यात्रा कर पाया। यदि मेरी ये क्लैरिटी होगी कि मैं मानव के रूप में मेरा शरीर चलाना, अपनी चेतना की यात्रा को पूरा करना है, अपनी चेतना में इवोल्यूशन की जर्नी को पूरा करना है, पशु मानव से राक्षस मानव, राक्षस मानव से मानव, मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव, है ना। टोटल जर्नी बोलेंगे तो, है ना, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन मेरा लक्ष्य है, यही मेरी सफलता है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा ये लोक है, यही मेरा परलोक है, यही मेरी तृप्ति है, यही मेरा सुख है। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। मंगल हो, कल्याण हो। ये निष्कर्ष अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना ही मुख्य बात है। जिसकी अपने से बात हो गई, उसकी अपनों से बात हो जाती। और जिसकी अपनों से बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि अपने से बात नहीं हुई है। और अपने से बात करने का मतलब है कि अपने बारे पता होना। बोले सेल्फ एक्सप्लोर करो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब अंधे कुएं में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? अंधेरा ही दिखाई देगा। तो जब तक ज्ञान की रोशनी नहीं है, तब तक सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता नहीं। तो आंख बंद करके थोड़ा विचार शांत हो सकते हैं, थोड़ा सुकून मिल सकता है, थोड़ा रिफ्रेशिंग लग सकता है। लेकिन जब तक मेरे को ये पता नहीं है कि देखना क्या है, जब तक मेरे पास दिल्ली का एड्रेस नहीं है, तो मैं मूव कैसे करूं? इधर उधर भटक सकता हूं। तो जब तक मेरे पास जिंदगी की एक कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है, कंप्लीट ब्लूप्रिंट नहीं है, तो मेरी जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं है, तो लक्ष्य निश्चित नहीं है, तो दिशा निश्चित नहीं है, दिशा निश्चित नहीं है, तो प्रयास निश्चित नहीं। तो इतना ऑब्जेक्टिवली आदमी की जिंदगी को अप्रोच किया जा सकता है उन तमाम चीजों को। कभी बड़े आदमी की चाल देखिए कैसी होती है।
बड़े आदमी की चाल कैसी होती? हमको पता है, हम बड़े लोग हैं। बोल रही है नहीं, देखिए सब जीरो हो गया। एक बड़ा आदमी कैसे चलता है? एक बच्चा कैसे चलता है? छोटा बच्चा 5 साल का, वो फुदक फुदक के चलता है? ऐसा क्यों चलता है? वो सुख मिलता है। हाँ, उस पे बोझ उधर का भी नहीं है और शरीर का भी नहीं। तो इस जीवन पुंज को मैं जीवन पुंज, मैं जीवन ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता हूं। तो मैं ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता हूं, तो मेरे को एक 70, 80, 100 किलो के शरीर को चलाने की प्रैक्टिस है। और मिल गया है मेरे को 5 किलो का, तो उछाल उछाल के मजे लेता हूं। मजे लेता रहता है। ये लॉजिक की भी खूबसूरती है। हाँ हाँ, जब खुश हो जाते हैं तो लगभग वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर जीवन तो अक्षय बल शक्ति संपन्न है ना, उसके लिए क्या वेट और क्या दबाव। तो इसका मतलब ये हुआ, तो बहुत क्लैरिटी के साथ हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि शरीर चलता है, जीवन बहता है। शरीर चलता है, जीवन नहीं चलता है, जीवन बहता है। क्या मतलब? कि उसको तो केवल इच्छा विधि से शरीर के साथ बना हुआ है। इच्छा विधि से केवल शरीर के साथ बना हुआ है। शरीर चलता है तो मैं एक पैर उठाता हूं, दूसरा रखता हूं, दूसरा उठाता हूं तो पहला आगे रखता हूं, तो शरीर चलता है। शरीर चलता है का मतलब मैं शरीर को चलाता हूं, ठीक। लेकिन मैं तो केवल शरीर के साथ बना हुआ हूं, तो मैं तो बहता हूं, मैं तो केवल फ्लोट कर रहा हूं, ठीक है। और शरीर नहीं है तो मैं तो इच्छा विधि से ट्रैवल करता हूं। तो भ्रमित मानव एक धरती की सीमा तक, देव मानव एक ब्रह्मांड तक, और दिव्य जीवन अनंत ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए सक्षम होता है। एक सेकंड में ये गैलेक्सी, अगले सेकंड में दूसरी गैलेक्सी। क्या मौज, अपन ऐसे ही परेशान हो रहे। तो सशरीर होने की महिमा अलग है, उसकी सीमाएं अलग है। बिना शरीर होने की महिमा अलग है, उसकी सीमाएं अलग है। आवश्यकता उपयोगिता के आधार पर तय होता है। तो इस रूप में मैंने थोड़ी सी और शेयरिंग करने की कोशिश की, ताकि हमारी क्लैरिटी रोजमर्रा की जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जीवन और शरीर को जितना डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में 24/7 साधना आधा घंटे नहीं है, साधना 24/7 है। 24/7 मैं तय कर सकता हूं अभी जो मैं विचार कर रहा हूं ये जीवन की आवश्यकता है कि शरीर की आवश्यकता है, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये जीवन की आवश्यकता है कि शरीर की आवश्यकता है। अभी जो मैं कर रहा हूं ये शरीर की आवश्यकता है कि जीवन की आवश्यकता है। और दोनों नहीं है तो निरर्थक है। दोनों नहीं है तो आपके दुखी होने का इंतजाम है, चॉइस आपकी है, कोई उपदेश नहीं है। तो इसका मतलब है कि खाना बनाते समय भी, बाथरूम में रहते समय भी, बिस्तर में रहते समय भी, फैक्ट्री चलाते समय भी, ऑफिस चलाते समय भी, जो हम कर रहे हैं वो सब इतना मैकेनिकल है कि उसको करते हुए स्वनिरीक्षण पूर्वक बने रहा जा सकता है। मैं श्रम करते हुए अपने आप को देख ही सकता हूं, और लगातार जो भी कुछ हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देख ही सकता हूं। और ये शरीर की आवश्यकता है, ये मेरी आवश्यकता है ना, और मेरी भाव और विचार की स्थिति कैसी है और व्यवहार कैसा है, तमाम चीजों को। तो अध्ययन का जो परिभाषा है, ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये 24/7 बनाए रखना। बिना ज्ञान की रोशनी के नहीं होता। जब तक मेरे पास कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है तब तक फिर मैं कैसे तय करूंगा कि क्या सही और क्या गलत। तो ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कम महत्वपूर्ण है, क्यों कर रहा हूं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे अब यदि इतना काम करेंगे तो बोर होने का टाइम मिलेगा? बोरियत जिंदगी से खत्म। मनोरंजन की आवश्यकता होगी। ये मन का इतना बड़ा रंजन है, मन का रंजन, मनोरंजन है ना, रंजित होना।
तो ये मन का इतना बड़ा मनोरंजन है, ये इतना सुखद मनोरंजन है। ये बात ठीक है कि शुरू में हम वो कार चलाते हैं ना, या जिसको कार चलानी ठीक से नहीं आती है तो बाजू वाला बैठ के फर्श दबाते रहता है, और जिसको साइकिल चलाने नहीं आती है जब पीछे बैठता है ना तो वो कोई कसर नहीं छोड़ता आपको गिराने की। जिसको साइकिल चलानी आती है वो ऐसे बैठता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और जिसको साइकिल चलाने नहीं आती वो ऐसे बैठता है कि जैसे आपको गिराएगा ही, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को अपने शरीर को कहाँ रखना है। तो इसका मतलब है कि ये हमको एक दिन में नहीं आता है। जो शुरू में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कितनी भारी लगती है, जो शुरू में लिखना सीखते हैं तो लिखना कितना भारी लगता है, शुरू में 2+2 करते हैं तो उंगलियां थक जाती हैं, 4 ही नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि शुरू में कोई काम करते हैं तो किसी एक लेवल को अचीव करने के लिए थोड़ा सा एक जो इनर्शिया है, जो शुरू की स्थिति है, उसको क्रॉस करने के लिए एक दम लगाना पड़ता है। एक बार वो शुरू की स्थिति को क्रॉस कर दिया फिर तो उसमें मजा आने लगता है। तो जब तक वो मजा आने की स्थिति ना बन जाए, जब तक वो खुशहाली की स्थिति ना बन जाए, तब तक एक दम हमको लगाना होगा। उसमें मन क्या बोल रहा है उसको बाजू में रखना होगा, है ना। आपकी जीने की इच्छा हो तो, दुखी होना चाहते हैं, शुभकामनाएं, भी कौन रोकेगा आपको। तो इस रूप में कहा कि एक पॉइंट के बाद आपको उसमें मजा आना शुरू हो जाता है। उस पॉइंट तक मेहनत की जरूरत है। उस पॉइंट तक थोड़ा सा अपने आप से बात करना, एक वातावरण बनाए रखना, वीकली मीटिंग करना, है ना, डेली बैठ के कुछ बात करना। एक वातावरण कैसे बनाए रखें ताकि थोड़ा सा अपने मन को हैंडल करने में हमको आसानी हो जाए। बढ़िया, क्या क्लैरिटी बनी? 24 घंटे मैं इस बात को इवेल्युएट कर सकता हूं कि ये जीवन और शरीर को मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में बाथरूम में देख सकता हूं, किचन में देख सकता हूं, फैक्ट्री में देख सकता हूं, सोते हुए देख सकता हूं, हर क्षण देख सकता हूं। विचार के रूप में देख सकता हूं, भाव के रूप में देख सकता हूं, कार्य के रूप में देख सकता हूं, व्यवहार के रूप में देख सकता हूं। शरीर को फील करने वाला कौन है? ये शरीर स्वस्थ है ये पहचानने वाला कौन है? मैं पहचानता हूं। शरीर बीमार है कि स्वस्थ है कौन पहचानता है? मैं पहचानता हूं। शरीर मेल है कि फीमेल है कौन पहचानता है? मैं पहचानता हूं। तो मैं हूं ये नहीं पहचान सकता हूं डायरेक्ट। कि पैर का अंगूठे पे ध्यान दो, पैर का अंगूठा महसूस होता है। घुटने पे ध्यान दो, घुटना महसूस होता है। जितनी जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो उसके अर्थ में जीवन एक वास्तविकता है ही है, मैं एक वास्तविकता हुई हूं। तो जैसे मैं शरीर को फील करता हूं वैसे मैं अपने पे शिफ्ट होता हूं, तो मैं अपने आप को भी फील कर लेता हूं कि मैं जैसे मैं स्वयं को फील करता हूं भारहीनता को फील कर लेता हूं, क्योंकि मैं भारहीन हूं इसलिए भारहीन फील होता है। फिर देखता हूं शरीर को ध्यान देता हूं तो भार फील होने लगता है। फिर खुद पे आता हूं तो फिर भारहीनता को फील करता हूं। माइक जीवन की आवश्यकता सब में एक बराबर है। फिर ये जो नीड फॉर वैलिडेशन आता है, सम्मान की चाहना, वो सब में अलग अलग कैसे दिखाई देती है आज? बताओ भाई। क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है सोम भाई को सुनना है ना? हाँ, मेरा ही जिम्मेदारी है। फिर से बोलो, आंसर आपको देना है। जब जीवन की रिक्वायरमेंट सबकी एक जैसी है ये कह रहे हैं, तो नीड फॉर वैलिडेशन, सम्मान की चाहना सब में अलग अलग दिखती है आज। ऐसा है या फिर सिर्फ दिखती है, ऐसा नहीं है? हाँ जी। हेलो। मुझे उसमें ऐसा लगता है, क्योंकि आप आज की बात कर रहे हो कि अभी क्यों ऐसा लगता है, तो क्योंकि अभी हम सम्मान है या मेरी पहचान ही मेरा सम्मान है, तब तो सभी के लिए एक हो जाएगा। उपयोगिता का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। पर अब मान ये रखा है कि पद मेरा सम्मान है, सामान मेरा सम्मान है, तो उसमें तो वेरिएशन रहेगा। नहीं, इसका क्वेश्चन अलग है। इसका क्वेश्चन ये है कि कई लोगों में ये सम्मान की चाहना अति तीव्र है, कई लोगों में ये सामान्य है। मिल गया तो भी ठीक है यार, नहीं मिल गया तो भी ठीक। मिल गया तो अच्छा ही लगता है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। किसी में ये इतना ज्यादा तीव्र है कि वो बिल्कुल प्लान करके एक एक चीज को हैंडल कर रहा है ताकि ये मिले, और नहीं मिल रहा है तो बहुत खराब स्थिति बन रही है।
क्वेश्चन ये है। तो भी जवाब तो मुझे लगता है यही है कि मेरी पहचान जितनी स्पष्ट और गहरी है या छिछोरी है, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल है, उसके अनुरूप ये वैरी करेगा। जब मुझे ये एहसास हो जाए कि मैं अपने आप में स्वयं में स्पष्ट हूँ और पर्याप्त हूँ, सम्मान के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ये जब तक जितना स्पष्ट नहीं होगा तब तक उतना वेरिएशन। इसमें एक प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा। और हाँ जी, हेलो, सबको नमस्कार। जैसे ये गुड़िया कह रही है कि सम्मान की तीव्रता किसी में कम किसी में ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ ये एक्सपीरियंस की बात है, मैच्योरिटी की बात है। जिसने कई बार तरह तरह के सम्मान को पा लिया है, फिर उससे वो आगे निकल गया है, उसको लगता है यार सम्मान में कोई खास बात नहीं है, कोई वजूद नहीं है सम्मान का, तो उसको उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जिस बच्चे ने अभी सम्मान नहीं पाया है या जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं हुई है, तो उसको लगता है कि इसमें अभी कुछ मैं और ज़्यादा पाऊँ। चलिए, अच्छा एंगल, अच्छा धन्यवाद। और कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि जिसके उपयोगिता का क्षेत्र बढ़ता है वैसे वो अपने में विश्वास उसका वैसे बढ़ता है। इवन तो वो सही है या फिर गलत है, पर वो अपने विश्वास को ऐसे रख पाता है कि मेरा विस्तार बढ़ा है, तो वैसे वो अपने में उसका कंपैरेटिवली जो नहीं करता है, जो अपने आप को निम्न मानता है, इन्फीरियर मानता है, उससे ज़्यादा उसका वो विश्वास, मतलब मे बी आप सही कर रहे हो, मतलब जैसे आप कर रहे हो कि आप वो सस्टेनेबल लिविंग और वो सब कर रहे हो, पर आपको वो पता नहीं है शायद कि ये जो यूज़ है वो मतलब उसके पीछे का पर्पस आपको क्लियर नहीं शायद हो पा रहा होगा, तो आपको अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। और किसी को वो करने के पीछे का पर्पस, उपयोगिता के पीछे का पर्पस क्लियर है, तो अपने आप में वो विश्वास बढ़ता है। वैसे मुझे लगता है जैसे मैं अगर मेरा एग्जांपल लूँ तो पहले शिविर में मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, उतना मेरे में कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने अपने आप को उतना इन्फीरियर माना हुआ था। अगर कोई लोगों ने किन्हीं किन्हीं पद पे जाके जो उसको वो सम्मान का आधार लगता है वो कर लिया है, तो वो अपने आप को उतना विश्वास से प्रस्तुत कर पाते हैं। वैसे इन्फीरियर और सुपीरियर वाला मामला है। चलो लास्ट। मैं सम्मान को ऐसे मानती हूँ कि स्व का मूल्यांकन, हम अपना मूल्यांकन कैसे करते हो उसी हिसाब से हम सब सामने से सम्मान मांगते हैं। क्योंकि हम अपना मूल्यांकन ऐसे करते हैं, तुम सोच रहे हो कि मुझे तीव्र इच्छा है किसी के सामने से सम्मान की, तो बट तुम अपना कैसे सम्मान करते हो उस पे डिपेंड रहता है। पर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। हाँ, माइक दो, माइक। खुद के मूल्यांकन का आधार जब स्पष्ट नहीं होता है और जिस डिग्री में हम माने रहते हैं, अगर मैं ये अपने अंदर मान्यतावश बैठा लूं कि रूप ही मेरे सम्मान का आधार है, तो वो हिलना डुलना एक लेवल का होगा। और अगर मैंने ये भी नहीं माना है कि रूप मेरे, उतनी मान्यता वो भी नहीं बैठ पाई है कि रूप मेरे सम्मान का आधार है, तो कोई आधार ही नहीं बन पाया मेरे मूल्यांकन का, तो वो हिलना डुलना ज़्यादा डिग्री पे होता है शायद। माइक। मैं रूप को बहुत ज़्यादा प्राधान्य देती हूँ, तो मुझे रूप से ही सम्मान चाहिए। अभी मेरी बात करूँ तो मुझे सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा वो था, तो फिर मैं सभी के बीच में रहकर सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन से मैं सभी से सम्मान चाहती थी। बट अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुद का सम्मान नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए सबसे वो चीज़ चाहती हूँ। गुड। तो अभी मैं ये स्व का मूल्यांकन करने से ही जी, मेरे को लगता है कि एक एंगल हो रहा है जिसपे मेरे को लगता है कि हम ध्यान। हाँ जी, पीछे सुधा बहन। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग डायमेंशन में है कि किसी में उसकी इंटेंसिटी बहुत तीव्र है और कोई उसको पाने के लिए क्या कर सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते, और किसी को लगता है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई ठीक है, अब नहीं मिलना था, तो वो एक इंटेंसिटी वाला पार्ट है। अब मुझे लगता है कि पूरा इंटेंसिटी वाला पार्ट है हम जो अभी तक देख रहे थे कि सम्मान, जब तक हमने सही सम्मान को नहीं समझा है तब तक हम सामान से सम्मान या भौतिक चीज़ों से सम्मान की आकांक्षा में हैं। जब तक हम
इन चीज़ों से सम्मान की आप आकांक्षा में है, रूप, बल, धन, पद, पैसा, ये सब कुछ से है, तब तक ये हिलना डुलना होता ही है, क्योंकि वो कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन जब ज्ञान और आचरण के आधार पे जो सम्मान, सही में जो सम्मान जिसको हम कहते हैं जीवन विद्या के आधार पे, वो जब आ जाता है तो फिर जैसे कि हमको ये ऊपर नीचे हो सकता है, सोम भैया को ये होता है कि मतलब उनको अपने आप में अपना सम्मान है ही, तो उनको ये नहीं होता है कि उनके सुनने से हम उनको सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उससे उनका हिलना डुलना होता नहीं है। तो जो जिज्ञासा कह रही है कि अपने आप में जब हम अपना सम्मान करना सीख लेते हैं ज्ञान और अनुभव के आधार पे, तब जो भौतिक बाबतों से सम्मान वाला हिलना डुलना है वो फिर नहीं होता है। चलिए 2 सेंटेंस सर। हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि चेतना की कक्षा है कि उसकी कक्षा एक पहुंची कि पूर्णता की झंखना बढ़ गई है और उसको सही दिशा नहीं मिली। जिसकी पूर्णता की झंखना जितनी ज़्यादा होगी वो इतना इंटेंसिटी से फैलाने की कोशिश करेगा खुद को। ये एक और एंगल है, फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो अब ये चर्चाएं घर में हो सकती हैं कि नहीं? अभी घर में क्या चर्चाएं होती हैं? नाश्ता बन गया, कब आओगे, कब जाओगे, मैं ये शॉपिंग करने जाना है। हाँ। मैं ये कह रहा था, जैसे ये हमारे यहाँ पहले बात हुई, यात्रा है पूरी, एक शरीर यात्रा आपके, हम चेतना जीव यात्रा करता रहता है। पता नहीं मैं उसको लॉजिक को ठीक कह रहा हूँ नहीं, पर किसी भी कारण से उस चेतना की ये कक्षा बन गई है कि उसकी पूर्णता की झंखना अपर लेवल पे है, तीव्रता ज्यादा है, पूर्णता की झंखना, अब उसको दिशा नहीं मिल रही है। तो पूर्णता की झंखना की इंटेंसिटी बढ़िया है, वही इंटेंसिटी सारों जगह दिखाई देगी। वो जो दाऊद बन सकता है वो एजुकेशन या कोई और काम पकड़ेगा तो इंटेंसिटी तो वही दिखाएगा। चेतना की कक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। मैं इसको दूसरे एंगल से कहूंगा, ठीक है। हाँ जी। यही एंगल था कि पिछली शरीर यात्राओं में जो निष्कर्ष निकाल के वो शरीर आया इस यात्रा में, उसके कारण भी डिफरेंस हो सकता है। हाँ देखिए, मैं एक सर्वे बताता हूँ आपको, उसमें अपना ध्यान चला जाएगा। भाई हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ बहुत काम किया, सामान्य कॉलेजेस के साथ, तो मैं एक सर्वे कभी किया करता था। सही, गलत, सफल, असफल। कितने लोग हैं जो सही करना चाहेंगे और सफल होना चाहेंगे? सभी। कितने लोग हैं जो सही करना चाहेंगे चाहे असफल हो जाए? कितना %? ठीक है, ये 5% आता है जो प्रतिभाशाली वर्ग है ना। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का कहता है, लड़के कहते हैं कि हम सफल होने के लिए कोई भी गलती करने के लिए तैयार हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़की ही कहती है कि हम सफल होने के लिए गलती तो करेंगे पर थोड़ा सा उतनी बड़ी वाली नहीं करेंगे। तो लड़कियों में गलती करने का प्रवृत्ति लड़कों की तुलना में कम है, लेकिन प्रोफेशनल कॉलेज में सफलता का दबाव इतना ज्यादा है कि वो उसके लिए कोई भी गलती करने के लिए तैयार है। तो वहां ये 95% है। आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज में जब मैंने पूछ के देखा कि यदि गलती करें, गलती करके सफल होने का, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में 95% है और सामान्य कॉलेज में 60 से 65% है। तो जिसको अपनी सफलता का एश्योरेंस जितना कम है वो उतनी कम गलती करने के लिए तैयार है। जिसको अपनी सफलता का दबाव जितना ज्यादा है वो उतनी बड़ी गलती करने के लिए तैयार है। तो जो भी लोग प्रोफेशनल एजुकेशन में चले गए हैं, जहां सफलता एकमात्र उसकी चॉइस है, अब वो कोई भी गलती करने के लिए तैयार है। उसमें भी लड़कियों का गलती करने का भाग वाला प्रतिशत तुलनात्मक लड़कों से तुलनात्मक कम दिखाई देता है, क्योंकि सामान्यतः बहनें ज्यादा
संवेदनशीलता वाला भाग बहनों में ज्यादा होता है। कितने लोग हैं जो गलती भी करें और असफल होना चाहेंगे? 0%। कितने लोग हैं जो सही करेंगे और सफल होना चाहेंगे? 100%। कितने लोग हैं जो सही करना चाहेंगे चाहे असफल हो जाएं? 5%। कितने लोग हैं जो सफल होना चाहेंगे कोई भी गलती करना पड़े? 95%। तो इससे क्या समझ में आया? तीव्रता कहां पे है? तीव्रता कहां पे है? तीव्रता कहां पे है? तो इसका मतलब है देखिए, मानव में कहा गया कि 3 बंधन है। आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। आशा बंधन मन का लेवल है, विचार बंधन वृत्ति का लेवल है, इच्छा बंधन चित्त का लेवल है। मन के लेवल की जब बात करते हैं तो मन के लेवल पे जीता हुआ आदमी केवल भौतिक सुविधाओं के साथ जीने को जीना मानता है। गाड़ी, मकान, खाना पीना, कपड़ा, घूमना फिरना मिल जाए तो उसके हिसाब से जीवन सफल है। ये मन का लेवल है। विचार के लेवल के लोग वो लोग हैं जो किसी विचार विशेष को समर्पित है। विचार के लेवल का व्यक्ति शरीर को कष्ट में डाल देगा अपने विचार को सफल करने के लिए। मन को भी ओवर रूल कर जाएगा, चाहे नक्सली विचार है, चाहे किसी धर्म विशेष का विचार है, चाहे गांधीयन विचार है, चाहे बौद्ध विचार है, चाहे कोई और विचार है। तो वो अपने विचार को, जैसे कल आप रैशनलिस्ट बोल रहे थे, तो ये विचार पक्ष के लोग हैं, तो ये विचार के लिए जीते हैं। अब इस विचार, जिनका विचार पक्ष विकसित हो गया है, तो वो मन वाले भाग में चाहे शरीर को कष्ट मिल जाए लेकिन विचार सफल होना चाहिए और उसके लिए अपना तन मन धन लगा देना। फिर कुछ लोग हैं जो अपनी योजना को, कोई बड़ी योजना बना के बैठे हैं और उस योजना को सफल करने के लिए अपनी पूरी ताकत इन्वेस्ट कर देता है, जैसे बिजनेसमैन, राजनेता। तो ये गहरे इच्छा बंधन से कम में है ना, जितना भी बड़े वो पद पाने का जुगाड़ है, ये गहरी इच्छा से कम में नहीं होगा। कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है किसी में भी, है ना। मैंने आईआईटी के बच्चों के साथ में खूब काम किया, तो सब कुछ में इतना ही देखा कि जिसने जो जहां फोकस्ड हो गया उसने उसको क्रैक कर दिया। दिल्ली आईआईटी के बच्चों के साथ में कई बहुत सारे शिविर हुए, तो मैं सबसे पूछता था कि तुम शुरू से पढ़ने में कैसे रहे, तो 25% वर्ग वो है जो बचपन से टॉपर है, क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर, स्टेट टॉपर, वो नीचे कभी आया ही नहीं। ऐसा वर्ग बहुत छोटा है। उसमें से 75% वो वर्ग था जो 9 तक एवरेज था, उसके बाद किसी चाचा की बात लग गई, दोस्त की बात लग गई और किसी की बात लग गई और मैंने 2 साल रात दिन एक कर दिया। मैक्सिमम वर्ग वो है। तो इसका मतलब है कि सोचने समझने की ताकत सभी के पास समान है। एक भिखारी और एक बहुत उपलब्धि पाए हुए व्यक्ति में कोई फर्क नहीं। केवल फर्क इतना है कि उसने अपनी ताकत को कहां फोकस किया है और कितने लंबे समय के लिए फोकस किया है। जैसे आईआईटी में एडमिशन हो गया, उसके बाद ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, तो जब तक एडमिशन नहीं हुआ था तब तक पूरी तरह से फोकस था, और जब वहां जाके पहुंचा तो लगा नहीं कोई खास चीज है, फिर मन नहीं लगा तो फिर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, फिर जिंदगी कहीं की कहीं पटरी पे उतर गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि कितने लंबे समय के लिए फोकस्ड है और क्या चीज पे फोकस्ड है, उसके आधार पे रिजल्ट आ रहा है। तो गहरी इच्छा के बिना कोई जमीन पे रिजल्ट डिलीवर नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि एक पार्ट ये है, तो एक पार्ट वो है जो गहरी इच्छा के साथ है, इच्छा बंधन। अब ये बंधन इसलिए बोल रहे हैं कि सही ना होने के बावजूद उसको सही मान लेना। अब जो इच्छा बंधन वाला आदमी है वो हाई पावर इंजन है, उसको पता है कि ये यहां मेरे को पहुंचना ही है,
अब वहां पहुंचने के लिए वो अपने आप को उस लायक मानते हैं। जैसे हम अपना कंपैरिजन किससे करते हैं? अपने से, आजू बाजू से करते हैं, है ना। एक सामान्य आदमी अपना यदि पैसे की बात करेंगे तो अंबानी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। अखबार में सारी जॉब निकली होती हैं, आप कौन सी जॉब अप्लाई करते हो? उसमें लाख रुपए महीने की भी जॉब है, 4 लाख रुपए महीने की भी जॉब है और 4,000 रुपए महीने की भी जॉब है। आप कौन सी जॉब अप्लाई करते हो जिसके लिए आप अपने आप को योग्य मानते हो? तो आप 4 लाख वाली अप्लाई ही नहीं करते हो, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन आप अप्लाई ही नहीं करते हो। तो इसका मतलब है कि जो लोग मन के लेवल पे हैं वो केवल शरीर के लेवल पे हैं, केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो ये बहुत बड़ी सम्मान की अपेक्षा भी नहीं कर रहा है। मन के लेवल पे जीता हुआ आदमी बहुत बड़े सम्मान का अधिकारी भी नहीं है, इसलिए उसकी अपेक्षा भी नहीं करता है, बल्कि वो दूसरों को सम्मान देने वाले भाग में उसको लगता है कि मेरे को दूसरों को सम्मान देना है। ये इच्छा बंधन और विचार वाला बंधन, इच्छा बंधन और विचार बंधन वाला आदमी, ये हाई पावर इंजन है। ये बड़ी अपेक्षाओं के साथ ही है, ये बड़े सपने के साथ है, बड़े परफॉर्मेंस के साथ है, इसलिए इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है और इसको ठीक दिशा नहीं मिली तो ये उपद्रव मचाता है। तो इस सम्मान के लिए क्या उपद्रव मचाएगा, है ना, ऐसा। तो ये इंटेंसिटी यहां से आ रही है। बढ़िया। तो अभी के सारे बच्चों में, अभी की पीढ़ी में वो मन वाला, ऐसा नहीं कि किसी में एक रहता है, तीनों ही सभी में रहते हैं, तीनों ही सभी में रहते हैं। किसी में मन वाला प्रधान रहता है, किसी में विचार वाला प्रधान रहता है, किसी में इच्छा वाला प्रधान रहता है। जैसे हम लोग इच्छा बंधन वाले लोग थे, गांव को क्या है, गांव बदल देना है। और भाई साहब हमने एडी चोटी एक कर रखी, उसमें हम थक गए, परिवार थक गया, शरीर टूट गया, तो अपने बड़े सपने बना लिए और योग्यता हमारे पास है नहीं। मैं किसी विचार विशेष को श्रेष्ठ मानता हूं और वो श्रेष्ठ है नहीं, इसका नाम बंधन है। अपने विचार को श्रेष्ठ ना होते हुए भी श्रेष्ठ माने रहना, ये लॉजिक, माई लाइफ माई रूल्स, इसमें आता है। आप खुद परेशान होगे और दूसरों को परेशान करोगे। पॉजिटिवली कहेंगे तो संवेदनशीलता में काम करेगा, नहीं तो विचार बंधन संवेदनहीनता में भी जाएगा। विचार की ताकत है और वो संवेदनशीलता में भी जा सकती है, संवेदनहीनता में भी जा सकती है, ताकत उतनी ही है। वो जो कह रहे थे ना दाऊद, वो उतना ही बड़ा राक्षस है और मुड़ गया तो उतना ही बड़ा बढ़िया आदमी है, हाई पावर इंजन है। कॉलेज के हमने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा तो किसने रुचि ज्यादा ली? जो बहुत स्टूडियस थे उन्होंने रुचि ली और जो बदमाश थे उन्होंने रुचि ली। ये बीच वाले ठंडे ही थे। हाँ, नहीं वो अपने आप को अधिकारी नहीं मानता है? हाँ, फिर नहीं, फिर जो आगे चित्त को क्रॉस कर गया, वो जो आगे ज्ञान वाले भाग में आ गया, संज्ञानशीलता में आ गया, उसकी तो फिर दुनिया अलग हो गई। मतलब जब मैं जीवन के स्तर पे खुद को पहचान लेता हूँ तो ये 3 जो विचार ये पीछे छूट जाता है। मतलब जब मैं मानव, फिर वो स्व मूल्यांकन में आ गया ना। वो तो ये पूरा का पूरा पर मूल्यांकन है। दूसरे से मुझको सम्मान की जरूरत है, दूसरे से मुझको पहचान की जरूरत है। फिर मैं क्या भाषण दे दूं और क्या मैं पद पा लूं, क्या मेरे पास पैसा हो जाए, कैसा मेरा गाड़ी हो जाए और मेरे आगे पीछे 2-5 गाड़ियां चले जिसमें कमांडो भरे हुए रहें और उसको गन बाहर दिखती रहे, तब मेरा मतलब है ना, मैं जब गाड़ी से उतरूंगा तो तब मेरे को लोग देखेंगे। मैं तो शादी के 3 महीने बाद नौकरी छोड़ दिया, अब मेरे 6 साले। और खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दामाद को थोड़ी इज्जत देते हैं, उस चक्कर में बचाव हो गया। तो मेरा एक साले NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, IIT रुड़की में उसका, उनके बाजू में ऑफिस है। तो एक बार मैं उनसे शुरू की बात थी, मैं उनसे मिलने गया था, परिवार सहित जैसे जाते हैं। तो कुछ देर बाद उनका एक मित्र आ गया
तो वो आया तो भाई साहब 2 गाड़ियां उसके आगे चल रही थी, ब्लैक कलर की, 2 गाड़ियां पीछे चल रही थी, बीच में साहब की गाड़ी थी। कमांडो उतरा, दरवाजे खुले, तो वो खैर 5 मिनट में मिलके चला गया। तो वो उनका जूनियर था और बोले देखो भाई साहब ये मेरा दोस्त है और ये मुझसे पढ़ाई में कमजोर था और जलवा देखो। तो कुल मिला के मेरे को बताना चाहते थे कि तुमने नौकरी छोड़ के ठीक नहीं किया। अब मेरे को डायरेक्टली कैसे बोले, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते। तो मैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं पूछा ये कौन था, तो वो दिल्ली में बड़ा बिल्डर था। मैं ये कमांडो गार्ड क्यों चल रहे इसके साथ साथ? बोले भाई साहब ये तो स्टेटस है, यही तो जलवा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यदि किसी के साथ कमांडो चल रहे हैं तो उसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो उसने इतना अपराध किया है सब उसकी जान के पीछे पड़े हैं, या तो ये कारण हो सकता है, या उसमें इतना इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उसको लगता है कि 2 गाड़ियां आगे पीछे नहीं चलेगी तो मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? कहते भाई साहब आप तो ऐसी बात करते हो। आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी हालत है। तो नेताजी के पीछे 4, 6, 10 गाड़ियां नहीं चले तो नेताजी को लगता नहीं कि मेरे उतरने के बाद कोई सम्मान करेगा। तो सारी जेड सिक्योरिटी और जेड प्लस सिक्योरिटी है ना, तमाम ये लेने के लिए भी इतनी कोशिश की जाती है ना। और जो वो उसको जो सिक्योरिटी करता है मेरे जैसा हो तो वहीं गोली मार देगा। भाई तुम्हारी बेवकूफ की रक्षा करने के लिए मेरा जन्म है, तुम्हारा मर जाना संसार के लिए पुण्य का काम। समझ में आया? ऐसे तो ऐसे जब कोई भी क्वेश्चन हमारे मन में उठता है और उसका सटीक आंसर मिल जाता है अपने भीतर से या चर्चा से, तो हमको लगता है क्या चीज मिल गई। अब बोलो ये जो खुशी है ये क्या चीज से कम है? अपन ये भी पहचाने कि समाधान बराबर सुख क्या होता है। अब ये जो खुशी है सोचने सही क्वेश्चन खड़ा करने की खुशी, मैं एक सही क्वेश्चन खड़ा कर पाया ये भी एक खुशी है, मैं उस पर सोच पाया ये भी एक खुशी है, मुझको आंसर नहीं मिल रहा है पर मैं सोच रहा हूं ये भी खुशी है, और मुझको सही आंसर मिलता है ये भी खुशी है, उसको दूसरा भी सुनना चाहता है ये भी खुशी है, वो आंसर मेरे बिना मेरे पास हमेशा बना रहता है ये भी खुशी है। आप एक शब्द बोलते हो मेरे को जगह दिख जाती है आप कहां से बोल रहे हो, और कभी कभी जब मेरे को भी नहीं दिखती है तो मेरे को लगता है कि अच्छा ये हिस्सा मेरा शेष है, इस पे मेरे को काम करना है। बढ़िया हो गया। तो ये जीवन गजब की चीज है। हेलो, मैं सम्मान के तरह बोल सकता हूँ कि जैसे आप सभी को पता है कि एक मनुष्य है तो पूर्ण है, वो पूर्ण रूप से है, आप उसको स्वीकार कर लें अपने आप को, तो सम्मान फिर असम्मान कुछ नहीं है। हाँ वो तो बात आगे की हो गई ना कि जब हम स्व मूल्यांकन की जगह में आ गए फिर उसके दूसरे के सम्मान की हमको अपेक्षा ही नहीं है। जो स्व सम्मानित अपेक्षाएं हैं वही सम्मान, जैसे हम अपेक्षाएं रखते हैं किसी से कि मेरा सम्मान करे, तब हम फिर दुखी हो जाते हैं। बस ठीक कह रहे, बढ़िया कह रहे, बढ़िया, इतनी ही तो बात है। तो कुल मिला के जो चीज मुझको मुझसे पाना था वो मैं दूसरे से अपेक्षा करता हूं, इतनी ही प्रॉब्लम। तो हम बात तो बोल रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ समझ में आए ना तब ना रिस्पेक्ट पता चले। स्वयं का सम्मान करने पर। हाँ तो सेल्फ के नाम पे शरीर पकड़ लिया तो भैया अब शरीर को सजाओ। तो इसलिए बार बार बोलता हूं हमको स्वयं पे विश्वास ज्यादा है कि शरीर पे विश्वास ज्यादा है, और शरीर आपका है कि माँ बाप से मिला है, उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। आप शरीर नहीं हो, शरीर आप, और शरीर से मिली तृप्ति के आधार पर हमको तृप्ति नहीं मिल रही है। हम लोग इंजीनियर बने, इंजीनियर बन के हमको लगता था कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब तक नहीं बने थे तब तक लग रहा था कुछ तो होने वाला है ना। और फिर हमने पुराना देखा, हमारे समय में वो डॉक्टर तो अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखता है। फिर एक दौर आया, साला इंजीनियर को लगा यार मैं ही पीछे रह गया, तो उसने भी ER लिखना शुरू किया। कुछ दिन बाद लगा यार मजा नहीं आ रहा है, फिर छोड़ दिया। एक बीच में दौर चला था जब इंजीनियर अपने सामने ER लिखने लगे थे, है ना। और धीरे से लगा यार फालतू, वो पुराने मकान नहीं मिलते थे जब
BA MA LLB, है ना? अरे यार MA किया होगा तो BA किया ही होगा ना। लिख 10th 12th BA MA, लिख 5th भी लिख, जूनियर KG लिख, प्री प्राइमरी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक हम अपने आप को जो जिससे प्रभावित है उसको बांटेगा ही, तो जब तक हम अनपढ़ थे, शिक्षा से ज्यादा प्रभावित थे, शिक्षा मेरी इज्जत का आधार है, तब तक हम उसको टिका रहे थे। जब मैं शिक्षा से बड़ा हो गया, उन आधारों को मैंने छोड़ दिया। अब जितना भी स्टेबल आदमी मिलेगा उसके विजिटिंग कार्ड पे कोई डिग्री नहीं मिलेगी। जितने भी ठीक ठाक आदमी मिलेगा, यदि विजिटिंग कार्ड पे एजुकेशन लिखा है, इसका मतलब मामला गोल है। आपको बताना पड़ रहा है ना। चलो बढ़िया, कहां पहुंचे? कब हो रहा है ये सब? जब अपने को चला जाए, ध्यान में आ गया कि अब शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं ज्यादा महत्वपूर्ण, है ना? शरीर मेरे लिए साधन है, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हूं। आदमी का वैभव जीवन का वैभव है, आदमी का फैलाव सही अर्थों में जीवन का फैलाव है, आदमी की उड़ान सही अर्थों में जीवन की उड़ान है, आदमी की असीम संभावनाएं जीवन की असीम संभावनाएं हैं। तो जितना मेरे को जीवन पे क्लैरिटी आ जाएगी, उतना मेरे जीवन में सफलता, सुकून, उपयोगिता, सार्थकता अपने आप बीत जाएगी। तो गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। समझ में आया? चलिए कुछ और। माइक। वो वहां ले जाओ, ये हमारी ओर छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना अक्सर कहना चाहता था कि साइकिल में जो आपने बताया कि साइकिल चलाते वक्त संतुलन के एक बिंदु को पहचानना है और प्रैक्टिस करना है। नहीं, पहचानना ही साइकिल चलाना है। ओके, तो जीवन में भी या तो व्यवस्था में भी संतुलन को बस पहचानना ही है। देखो, ज्ञान का फाइनली, ज्ञान का मतलब इतना ही कहा गया है कि जीवन के सभी आयामों में संतुलित हो जाना ही ज्ञान का मतलब है। संतुलन ही ज्ञान है, फाइनली ऐसे ही पहचाना है। अभी हम कोई चीज को या तो ओवर इवेल्यूएट, या तो शरीर ही सब कुछ है या शरीर किसी काम का नहीं, ये दोनों अवमूल्यन अधिमूल्यन है। तो इस तरह से या तो पैसा ही सब कुछ है या पैसा को छोड़ ही देना है, जबकि पैसे के बिना शरीर नहीं चलता है, साधन के बिना शरीर नहीं चलेगा। तो हम या तो अधिमूल्यन में गए या हम अवमूल्यन में गए। तो ना अधिमूल्यन में जाने की जरूरत है, ना अवमूल्यन में जाने की जरूरत है। धन का जो सम्मान है वो सम्मान नहीं करेंगे, ये भी अपमान है। साधन का भी सम्मान हो, शरीर का भी सम्मान हो, जीवन का भी सम्मान हो, नेचर का भी सम्मान हो। सम्मान का मतलब है उसके होने का पर्पस, और किसी भी चीज के होने का पर्पस यूनिवर्सल है, वो मेरा आपका तय किया हुआ नहीं है। तो सर, हमने जब इस मध्यस्थ दर्शन की जो प्रणाली लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रणाली सेट की है, वहां हम पैसे को जगह नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हर व्यक्ति इसलिए इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है, इसमें कोई फंडिंग नहीं है। ना हम सरकार से कोई फंडिंग लेंगे, ना हम समाज से कोई फंडिंग लेंगे। मैं अपने किराए से आऊँगा, आप अपने किराए से आ जाओ, आप अपने बढ़िया खाओ पियो। हम शिविर का कोई पैसा नहीं लेंगे, बोलने का कोई पैसा नहीं है। अपने भाई से बहन से बात करते हैं तो बिल बना के नहीं देते हैं। अपनेपन का विस्तार है। तो आप बढ़िया घर में रहते खाते, यहाँ रहोगे तो भी अपना खा लो, बात खत्म हो गई। किसी से फंडिंग लेते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो नो स्पॉन्सरशिप। ऐसे लोग हमको मिलते ही हैं शिविरों में। सोम भाई कितने शिविर करते हो साल में? 12, 15, 20 सारे मैं स्पॉन्सर करूंगा। नहीं भैया, जो लोग आएंगे उनको अपने पैसे से खाने दो। 1-2 बार बाहर के लोग आए, बाहर के लोगों को लगता है कि फंड रेजिंग ही एकमात्र अच्छा काम है, मतलब फंड रेज करना ही एकमात्र अच्छा काम होता है। तो उनको लगता है किसी अच्छे काम के लिए फंड रेज कर दें। तो भारत के लोगों को समझदार होने के लिए विदेश से पैसा आएगा तो इसमें समझदारी आने वाली नहीं। तो अपना दाना पानी खाओ, हरि भजन करो, कोई फंडिंग नहीं। कितना आराम का काम हो गया। चलिए, बोर्ड साफ।
तो सर सब साफ, सब एक मुझे मतलब बोर्ड साफ हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ। वरना मैं छोड़ देता। जैसे कि आप हो, आप ज्यादातर बिजी रहते हो, आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति आपकी कक्षा का हो और आपके पास एक निर्वाह का एक अपना एक रास्ता है, पर समझ लो किसी के पास नहीं है और वो सारी अपने जीवन की एनर्जी जो भी समय है वो इसमें डाल रहा है, तो उसको निर्वाह करवाना भी क्या इस व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं होगी? नहीं है, नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सी बात, आपका क्वेश्चन क्लियर है? सबके पास पहुंच गया? नहीं पहुंचा है? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बोलिए। मैं तो पहले दिन से ही ये पूछना चाहता था, मतलब हिसाब बाद में करें इसलिए। जैसे हम सभी अब यहाँ पर बैठे हैं और सोम भैया हमें इतना वक्त दे रहे हैं, अब सोम भैया हमें यहाँ वक्त दे रहे हैं तो कहीं से कम भी कर रहे हैं, क्या वो अपने जिंदा रहने के धरातल से कोई वक्त कर देंगे, या तो उनकी निर्वाह नहीं चल रहा है तो हम यहाँ हमारे लिए दे रहे हैं, हम जो खाते हैं उनके लिए, पर उनका निर्वाह चलाने की कोई प्रणाली होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सारा के सारा वक्त यहाँ दे रहे हैं, हम हमारा बिजनेस करने के बाद दे रहे हैं। तो जो भी लोग, आप तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति मान लो इस बात को अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए योग्य है, तो क्या समाज उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करे? काम सीधी सीधी बोलो ना। देखिए सार ये है कि आदमी यहां क्या बताने के लिए बैठा है, क्या बताने के लिए बैठा है, यहां क्यों बैठा है, क्या बताने के लिए बैठा है? ऐसा थोड़ा ही है, मेरे को जो समझ में आया वो, आदमी यहां ये बताने के लिए बैठा है कि जिया जा सकता है, इतना ही तो बताने के लिए बैठा है। आदमी इस सीट पे ये बताने के लिए बैठा है कि जिया जा सकता है। जिया जा सकता है का क्या मतलब है? समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जा सकता है। तो यदि मैं यहां बैठ के समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जा सकता है तो मैं उसको जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? आप मेरे को स्पॉन्सर कर दो, शिविर लेने का ₹1,00,000 महीना मिलेगा, तो ये तो लाइन लग जाएगी, बोलने वालों की कमी थोड़ी है। तो इसका मतलब है कि यदि समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जा सकता है का मतलब कि मैं अपने परिवार की आजीविका के लिए भी सेल्फ रिलायंट हूं, मेरे परिवार की खुशी के लिए भी हम सेल्फ रिलायंट हैं, और हमारे पास टाइम बचा हुआ है, क्या करें? तो ये उभय तृप्ति का काम कर रहे हैं। भाई आप घूमने के लिए सिंगापुर चले जाते हो, 7 दिन हम लोग शिविर लगा लेते हैं, इतनी बात है। तो इसका मतलब है कि हम समाज के सामने ये बताने के लिए बैठे हैं कि भाई परिवार में जिया जा सकता है, शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होकर परिवार में जिया जा सकता है। यदि मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हुआ है तो मैं इस मैसेज को ऑथेंटिसिटी के साथ दे सकता हूं कि मैंने इसको जिया है, ये संभव है। मूल बात इतनी है। तो इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं चलेगी, इसमें कोई फंडिंग नहीं चलेगी, ठीक है भाई। यदि मैं फंडिंग लेके बोल रहा हूं तो फिर ये भी बोलेंगे भैया हमको भी दिलवा दो, बोल तो हम भी देंगे, बोलने की तो कोई कमी नहीं है। तो बोलने वाले लोग पर तोते पैदा हो जाएंगे, तो तोते नहीं बनाने हैं। इसलिए कहीं से भी, है ना, है क्वेश्चन, हाँ ये आदमी बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया नहीं है, आदमी बढ़िया, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन करता है। क्लैरिटी हो गई? फिर एक परिस्थिति हो सकती है कि मेरे परिवार को किसी सपोर्ट की जरूरत है, मैं भाई होने के नाते वो सपोर्ट आपसे ले सकता हूं। भाई होने के नाते, परिवार के लोग होने के नाते हम एक दूसरे से कोई सपोर्ट लेते ही हैं। तो मेरा कोई ऐसा हक नहीं बनता है कि मैं आपसे पैसा, कोई आपसे फीस ले लूं। ऐसा मेरे कोई हक भी नहीं बनता है कि आप मेरे को सपोर्ट करो। लेकिन एक परिवार के नाते तो मेरे परिवार में ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इस काम को करूं और मेरा परिवार की आजीविका को सुनिश्चित करेगा, और जितना मैं जाता हूं उसमें कोई योगदान दे सकता हूं, दे देता हूं। और कोई चीज की मेरी आवश्यकता है, मेरी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मेरा तो शोषण हो रहा है, आप लोग नहीं कर रहे हो, ये व्यवस्था करती है। यदि हम गाय पालते हैं और यदि हम ऑर्गेनिक फूड, एक नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट की कीमत जो होने की जरूरत है, समाज उसको नहीं देता है। यदि वो दे दे तो हमारा काम वैसे ही चल जाएगा। तो हमारे श्रम का शोषण होता है, इसलिए समाज में एट पार जीने के लिए ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि कोई सपोर्ट की आवश्यकता तो आपस में मिलजुल के कर लेते हैं।
सिंपल सी बात है। तो यदि कोई आदान प्रदान होगा तो संबंध विधि से होगा, भाव विधि से होगा, कोई फीस नहीं हो सकती है। जो उन्होंने कल, काकड़े जी कहाँ गए हमारे, काकड़े जी ने कल छक्का मार दिया था। ज्ञान व्यापार, क्या बोले, बोल दो यार, बोल दो, आज शर्माओ है। ज्ञान का व्यापार करना मातृगमन के समान है। ये छक्का एकदम। भारतीय परंपरा ने ज्ञान व्यापार को, मतलब ज्ञान का व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान अपने आप में खंडित होने वाली चीज है। क्या टुकड़ा किया जा सकता है ज्ञान का? ज्ञान का टुकड़ा नहीं हो सकता। तो उसमें तो सूत्र निकला, भाव के बदले भाव, वस्तु के बदले वस्तु। तो मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको भाव दिया, भाव को विचार में विश्लेषण कर दिया। मैंने जितना दिया मेरे को उससे कम मिला कि ज्यादा मिला? मैंने एक आदमी ने दिया और मेरे को 200 आदमी का मिला, पेमेंट हो गया। तो इतने लोगों का जो भाव मिला, यही मेरा पेमेंट है। भाव के बदले भाव, वस्तु के बदले वस्तु। मैंने आपको कोई वस्तु दी होती तो मैं वस्तु की अपेक्षा कर सकता हूं। मैं अकेली मिलके 12 प्रोडक्ट बनाती, कहां, मतलब वो तो हमारे, हम तो इस शिक्षा के मारे हुए हैं। इससे बड़ा धोखा दुनिया में कुछ नहीं है। आदमी की जिंदगी का 20 साल केवल आश्वासन देके ले लिया कि तुम्हारी जिंदगी बना देंगे, और सारा पैसा ले लिया और जवानी करके रोड पे छोड़ दिया। इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइज धोखा, सरकारी धोखा है। ये देखो, ये आई प्रतिक्रिया, इसका नाम प्रतिक्रिया है। अपने अभी क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं है। हाँ? मैं आपके साथ, हाँ जी, चलिए। तो आज चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम कोर में आ जाते हैं। देखिए, अब तक हमने जितनी चर्चा की है, यदि देखा जाए तो हमने सारी चर्चा, आज 5वां दिन है, हम केवल मानव पे बात कर रहे हैं। तो जितनी चर्चा पहले शिविर में मानव पे हो सकती है उतनी मैंने की। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा संसार की तरफ, क्योंकि कल हमने ये चर्चा की है कि मानव की परिभाषा में ये आ गया कि मानव के पास मनाकार को साकार करने की ताकत है, मानव के पास सुख की आशा है, और यदि उसके पास सुख है तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक सुख को प्रमाणित करता है। यदि ज्ञान आचरण पूर्वक प्रमाणित हो सकता है तो ही कोई ज्ञान का प्रमाण है, और प्रमाण के बिना परंपरा नहीं है, और प्रमाण के बिना तृप्ति नहीं है। हमारे खड़े होने की जगह नहीं। हमारे घर के लोग नहीं मानेंगे कि तुम्हारे पास कोई काम की चीज है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि न्याय धर्म सत्य को समझने के लिए हमको एक कैनवस पूरा खोलना होगा, ताकि हमारी न्याय धर्म सत्य, धर्म पे मैंने कुछ बात की है कल, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। तो उसका अगला, अब हम कोर में आ जाते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं, जैसे कल हमने चर्चा की, जैसे साइंस में ये पूछें कि गुरुत्वाकर्षण बल कहां से आ गया, तो इसका आंसर साइंस में नहीं। साइंस में हम ये पूछें कि जो एटम में पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ऑर्बिटल पार्टिकल्स, या उसके न्यूक्लियस में जो पार्टिकल घूम रहे हैं, उसके लिए एनर्जी कहां से आती है, तो इसका आंसर हमारे पास नहीं है। सृष्टि में इतनी सारी प्रजातियां बन गई, ये कैसे बन रहा है इतना सिस्टमेटिक, तो इसका आंसर नहीं है। तो फंडामेंटल पे जाएंगे तो हमारे पास आंसर्स नहीं। ये सृष्टि कैसे बन गई, इसका आंसर हमारे पास नहीं है। तो चाहे अध्यात्म में जाएं, चाहे विज्ञान में जाएं, सबसे बड़ा मौलिक प्रश्न यही है कि ये सृष्टि कैसे बनी और कैसे चल रही है, और यदि इसको कोई चलाने वाला है तो उसको किसने बनाया। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, ईश्वर सब कुछ चलाता है। यदि ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया, सवाल खड़ा होता ही है। तो इस यदि कोर में जाए बिना, बाकी सभी धर्म क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे भैया प्यार से जियो। तो यदि व्यवहारिक पक्ष देखेंगे तो सभी का हमको एक जैसा दिखाई देगा। मूल बात यह आती है कि कोर में जब जाएं तो कोर में हम रहस्य मुक्ति को पा जाएं, है ना। अभी ईश्वर पे चर्चा करते हैं तो रहस्य में जाता है, आत्मा पे चर्चा करते हैं तो रहस्य में जाता है। इसलिए जीने की जगह बहुत क्लैरिटी के साथ में बन नहीं पा रही है।
तो आज हम चर्चा करेंगे अस्तित्व में व्यवस्था। मतलब बोलचाल की भाषा में उसको कहा कि संसार क्या है, कहां से आ गया। पिछले दिनों में हमने जितनी चर्चा की है उससे हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि एक है जिसको हम जड़ इकाइयां बोल रहे हैं, एक चीजें हैं जो इकाइयों के स्वरूप में हैं। उसमें दो भाग हैं, इसको हम जड़ बोल रहे हैं, एक को हम चैतन्य बोल रहे हैं। जड़ इकाई के रूप में 108 प्रकार के परमाणु, 108, 118 जो भी हैं। चैतन्य इकाई के रूप में एक ही एंटिटी जिसको हम गठनपूर्ण परमाणु कहा, उसको हमने जीवन के रूप में पहचाना। जीवन एक ही प्रकार की एंटिटी है। जड़ परमाणु से बना हुआ पदार्थ अवस्था और जड़ परमाणु से बना हुआ प्राण अवस्था, कोशिकाओं से बनी हुई रचनाएं और मिट्टी पत्थर मणि धातु, ये दो चीजों को हमने देखा। ओह, थोड़ा विस्तार में लेना पड़ेगा अब तो। तो थोड़ा अच्छा पहन दो, ब्लैक वाला ढीला पड़ रहा है। दोनों ही हल्के। तो जड़ परमाणु अपने आप में अकेला नहीं रहता, वो दूसरे एटम के साथ मिलके अणु के फॉर्म में आ जाता है। अणु अपने आप में अकेले नहीं रहते। जब हम अणु समूह को आंख से देख पाएं तो उसका नाम पिंड है। अणु समूह जब आंख से दिखने लगे तो उसको हम पिंड के रूप में पहचानते हैं। पिंड हमको मिट्टी के रूप में दिखाई देता है, पिंड हमको पत्थर के रूप में दिखाई देता है, मणि के रूप में दिखाई देता है और अलग बहुत सारी धातुओं के रूप में दिखाई देता है। इन सब को एक करके हमने एक नाम दिया, पदार्थ अवस्था। ये सब हम साइंस में पढ़ते हैं। दूसरा, अणु भी अकेले नहीं रहते। किसी एक निश्चित ताप, दाब और नमी को पाकर रासायनिक क्रिया, ये सारा भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रियावश हमको कंपाउंडिंग प्रोसेस मिलता है, यौगिक बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। यौगिक कैसे बनते हैं? किसी भी मिट्टी में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के ऊपर जब पानी ठहरता है तो उस पानी में मिनरल घुल जाता है ना। वो मिनरल का रेशो अपने आप में या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, अम्ल और क्षार। और अम्ल और क्षार का एक रेशो आपस में मिलता है तो एमिनो एसिड्स, और ये फाइनली जिसको कह रहे हैं हम वो प्रोटीन और क्या दूसरा क्या बोलते हैं, है ना। और ये सब मिलके फाइनली सेल फॉर्मेशन, है ना, कोशिका बनती। तो फाइनली कंपाउंडिंग प्रोसेस किसी एक पॉइंट के बाद कोशिका के स्वरूप में उपलब्ध हो जाता है ना। ऐसे काई, उसका कहीं भी पानी पड़ा रहता है, हरी हरी काई दिखने लगती है। कोशिकाओं से बने हुए पेड़ पौधे हमको दिखाई देते हैं। कोशिका से बने हुए पशु शरीर हमको दिखाई देते हैं। कोशिका से बने हुए मानव शरीर हमको दिखाई देते हैं। बढ़िया। दूसरी इकाई के रूप में हमने पिछले 5 दिन में जो मेहनत किया उसमें हमने पहचाना कि चैतन्य इकाई जो एक ही प्रकार का है, जिसको हमने जीवन के रूप में पहचाना, जिसमें निरंतर सुख की कामना है, जिसमें अक्षय बल शक्ति, सोचने विचारने की अक्षय बल शक्ति उपलब्ध है, और मानव के रूप में पहचाना जो समाधान से सुखी होता है।
ऐसी एंटिटी, ऐसा जीवन सूक्ष्म अति सूक्ष्म इकाई जब पशु शरीर को चलाता है तो इसका नाम जीव अवस्था है। यही जब मानव शरीर को चलाता है इसका नाम ज्ञान अवस्था है, जिसको हमने मानव के रूप में पहचाना है। इतनी कहानी। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी और बन जाए कि ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव का शरीर मरने के बाद वापस पदार्थ अवस्था में आ गए, ये ठीक है। और रासायनिक क्रिया के कारण, सेल फॉर्मेशन के कारण ये वापस बनते रहते हैं। तो एक साइकिल ये है, किसी भी धरती पे कोशिका बनना, पेड़ पौधे बनना, पशु शरीर बनना, मानव शरीर बनना, सबका मर जाना, वापस पदार्थ में आ जाना, पदार्थ से वापस चीजें क्रिएट होते रहना। और पशु शरीर मर गया तो जीवन मरता नहीं है, वो उपलब्ध रहता ही है। पशु शरीर मर गया तो जीवन उपलब्ध है ही है। मानव शरीर मर गया तो जीवन उपलब्ध है ही है, अमर है, जीवन रूप में बना रहता है। तो जीवन की क्या स्थितियां हो गई? जीवन की दो ही स्थितियां हैं, या तो सशरीर होगा या बिना शरीर होगा। और क्या स्थिति होगी जीवन की? और क्या स्थिति होगी? भ्रमित होगा कि जागृत होगा, बस इतना ही। भ्रमित होगा तो दुखी होगा, जागृत होगा तो सुखी होगा। मुक्त वाला कॉन्सेप्ट, जीवन मुक्त होने का मतलब है, नहीं, उसका बेसिकली इतना ही कह रहे हैं। जैसे एक मान्यता ऐसी है कि भाई मोक्ष मरने के बाद होता है कि मरने के पहले होता है। हाथ तो उठाया करो, तो उठाना ही बंद कर दिया है। बाद में होता है, मोक्ष मरने के बाद होता है। एक सामान्य धारणा यह है कि मरने के बाद मोक्ष होता है ना? तो मरने के बाद होता है, तो जिसको मोक्ष हुआ होगा तो आगे लिखेगा नहीं, और जो लिख रहा है उसको हुआ नहीं है। लॉजिक ऐसा बोलता है। इसका मतलब यह हुआ कि आवागमन से मुक्ति मोक्ष नहीं है। हमारा प्रॉब्लम आवागमन के साथ नहीं है। हमारा दुख शरीर के कारण है कि हमारा दुख भ्रम के कारण है? भ्रम के कारण है। तो हमको भ्रम से मुक्ति पाना है कि शरीर से मुक्ति पाना है? तो ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है, और वो सशरीर होगा। सशरीर मुक्ति हुई तो पता चले कि मुक्ति हुई है। अब मरने के बाद किसने देखा? तो इससे पता चला कि ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है, इसका यह भी मतलब निकला कि शरीर मेरे मुक्ति का साधन था, शरीर मेरे लिए ज्ञान का साधन था, और मुक्ति मेरी हो गई। तो अब मेरा आवागमन पे अधिकार हो गया। अब मेरे लिए वो चॉइस है, लग्जरी है। मेरी इच्छा है कि अब मैं शरीर चलाऊं, कि इच्छा है कि ना। जब तक मैं मंजिल पे नहीं पहुंचा तब तक शरीर चलाना मेरी बाध्यता है, क्योंकि मंजिल पे नहीं पहुंचा। मैं मंजिल पे पहुंच गया तो अब मेरी चॉइस है। तो मैं प्रयोजन के अनुरूप, यदि प्रयोजन में सशरीर मानूंगा तो शरीर चलाऊंगा। यदि मैं मानूंगा कि शरीर के जीवन रूप में मैं ज्यादा उपयोगी हो सकता हूं, अब शरीर की आवश्यकता नहीं है इस काम के लिए, तो मैं शरीर नहीं चलाऊंगा। तो वहां जाके मेरा शरीर चलाने पे अधिकार आ गया। तो अब आवागमन मेरे हाथ में आ गया। मेरी इच्छा है तो चलाऊंगा, नहीं इच्छा है तो नहीं चलाऊंगा। आवश्यकता होगी तो चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा। लेकिन मूल में है अभी कैसे होता है?
भाई जैसे अभी मैं मानव रूप में श्रम करता हूं शरीर से, जीवन रूप में हूं तो श्रम नहीं कर सकता हूं, एक ये होता है। अभी भी मैं मानव के रूप में मैं प्रेरणा देने का काम कर सकता हूं, जीवन रूप में भी प्रेरणा देने का काम बहुत विशाल हो जाता है। माध्यम डायरेक्टली मैं मानव को प्रेरणा दे सकता हूं, जैसे आपको कभी बैठे बैठे एक आइडिया आ जाता है, अब यह भी हो सकता है कि आपने ही सोचा हो, तो जो जीवन जिस दिशा में लगे रहते हैं उस दिशा में चलने वाले जीवन उनका मार्गदर्शन करते ही हैं। यह सामान्य घटना है। अपराधियों के लिए अपराधी जीवन बैठा ही है, वो ट्रेनर उस सब जगह, मेंटर सब जगह है। तो इसका मतलब है कि अभी भी शरीर कोई हमको अच्छा काम करते हुए देखता है तो चार आदमी हमको खुद ही सहयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, बताओ क्या करना है, आपके साथ हम लग जाते हैं। तो चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में निकलो, चाहे आप सेवा के क्षेत्र में निकलो, चाहे आप धर्म के क्षेत्र में निकलो, चाहे आप अपराध के क्षेत्र में निकलो, किसी भी क्षेत्र में निकलो, आप जो भी काम निष्ठा के साथ करोगे, परफेक्शन के साथ करोगे, उसमें 10 आदमी आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे। उसी तरह से 10 जीवन भी आपको उपलब्ध रहेंगे। अब जो जिस काम को करता है उस प्रेरणा को पकड़ने में सक्षम होता है। तो जो जीवन इस तरह का होगा वो ऐसे जीवन को, या वो जीवन से डायरेक्टली, जीवन बहुत सारे जीवन है ही है ना, बिना शरीर के भी है ही है, तो उनको भी मेंटरशिप की जरूरत है, तो उनकी मेंटरिंग करते हैं। और जो लोग मानव रूप में हैं और जो प्रेरणा लेने में, प्रेरणा हमको मिलता ही है, जितनी प्रेरणा की हमको जरूरत है उससे ज्यादा प्रेरणा उपलब्ध हुई रहती है। हमारी पात्रता नहीं होती है कि हम उसको ले पाएं, उसको इंटरप्रेट कर पाएं। तो कोई कहता है मेरा इंट्यूशन काम कर रहा है, बहुत सारी समय में वो इंट्यूशन या जो हमको हमारी हैसियत से कई बार ज्यादा कोई चीज, ज्यादा आइडिया या ज्यादा कोई चीज उपलब्ध होती है, तो बहुत संभावना है, प्रमाण नहीं कह सकता, लेकिन संभावना है कि कोई दूसरे जीवन का भी सहयोग आपके साथ उपलब्ध हो जाता है। कोई खास बात नहीं है ये। आहा, जीवन है इस बात का प्रमाण है कि नहीं, तो अब समझ में आ गया। और जीवन है तो क्या करेगा, समझने समझाने का धंधा ही उसका इतना ही है। तो जहां जिसकी जैसी हैसियत होगी वैसा समझने समझाने का काम करेगा। लॉजिक है सीधा। प्रमाण चाहिए उसके लिए मेहनत करो। आप आपका प्रमाण मैं थोड़ी दे दूंगा, मेरा प्रमाण मेरे साथ है, मेहनत करो, प्रमाण मिलेगा, नहीं मिलेगा मैं बैठा हूं, मेरे से आके बात कर लेना। प्रेरणा गलत की भी मिल जाएगी। जो जीवन जिस मानसिकता का होता है उसको वैसे ही जीवन उसके संपर्क में रहते हैं। मतलब ये कोई खास बात नहीं है, हर आदमी के साथ 2-4 जीवन बने ही रहते हैं, ये भी कोई खास बात नहीं है। अब आपके कंधे पे 4 बैठे हो, आपको क्या दिक्कत है, ना खाना मांगता है ना कमरा मांगता है। सही की प्रेरणा मिलती है का मतलब है जो जैसा रहता है, जो जैसी प्रेरणा पाना चाहता है वैसी प्रेरणा उपलब्ध हो जाती है। वहां बहुत बड़ा परिवार होता है। नहीं, ऐसा भी होता है। जो हमारे परिवार के लोग हैं, जीवन ने जिसको स्वीकारा हुआ है वही उसका परिवार है। तो जो हमारे परिवार के लोग शरीर छोड़ते हैं वो हमारे परिवार को स्वीकारे हुए हैं, इसलिए जब तक आश्वस्त नहीं हो जाते हैं या मोहवश अपने परिवार के लोगों के साथ बने रहते हैं, जो सपोर्ट उनसे बनता करते। जितनी चेतना है उतना ही देख पाएगा, उतना ही सोच पाएगा, उतना ही कर पाएगा। एक बार सर उसका मान लो आवागमन पे उसका अधिकार नहीं, मेरे को लगता है कि अब सूत्र मेरे को दूसरा लगाना पड़ेगा। जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, और मरना समझ में आता है तो मरने के बाद का समझ में आता है। तो अभी क्या करना है, जीना समझना है, बाकी कौतूहल है। किसमें? एक बार वो आवागमन से मुक्त हो गया, भ्रम मुक्त हो गया, अरे क्या फर्क, कैसे फर्क नहीं रहेगा? उसी को अवतारी बोलते हैं। जो अवतारी चेतना है
जो मानव जाति के लिए कल्याण के लिए अवतरित होती हैं, उनका अपना काम पूरा हो गया। तो ऐसी ही चेतनाएं संसार का कल्याण करती हैं। हाँ, ये बात ठीक है। चाय पी ले।